नॉवल ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर शुरू होता है। कहानी। कमरे के भीतर घोर अराजकता थी। क्रोधित चीखें गूंज रही थीं और घूंसों की आवाजें प्रतिध्वनित हो रही थीं। कभी कभी किसी के कराहने की आवाज आती थी और रक्त के छींटे हवा में उड़ते दिखते थे। कहते हैं, 2 हाथों से 4 हाथों का सामना करना कठिन होता है। एक तो पहले से ही उनके स्तर में और अमरवीर के स्तर में बड़ा अंतर था, ऊपर से यह 1 के मुकाबले 5 की लड़ाई थी। वह अकेले उन सब का सामना कैसे कर पाता? एक को एक बार वार करने के लिए उसे खुद 4 या 5 वार सहने पड़ते थे। अनुशासन छात्रों के वारों की शक्ति तो पूछो ही मत। हर वार ताकतवर था और सीधे मांस पर लग रहा था। हालांकि ये वार अमरवीर के लिए जानलेवा नहीं थे, पर इतने वार खाने के बाद किसी को भी ठीक होने के लिए 1 या 2 महीने बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता। बस लगभग आधे घंटे बाद शक्ति परिवर्तन चरण के अनुशासन छात्र ने गुस्से में आवाज दी और तुरंत लड़ाई के दृश्य से दूर छलांग लगाई। इसे और मत मारो। अगर और मारा तो यह मर जाएगा। बाकी चारों ने भी तुरंत पीछे छलांग लगाए और फर्श पर पड़े अमरवीर को कुछ डर और चिंता के साथ देखा। अरे राम! उनमें से एक ने अपने गालों को पकड़ा और कहा, इसके एक वार से तो मेरी दांत लगभग निकल ही गई थी। दूसरे ने अपने गुप्तांग को पकड़ा, चेहरे पर पूरा डर था। मेरा तो भविष्य ही खत्म होने वाला था। अगर मैं समय पर नहीं हटता, तो फर्श पर लेटा हुआ मैं होता। अहम पल में हटने के कारण वार उसकी जांघ पर पड़ा था, जिससे उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। अमरवीर ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए जो वार किया था, वह बेहद शक्तिशाली था। अब भी इसके बारे में सोचकर वह सिहर उठता था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शक्ति में इतने बड़े अंतर के बावजूद उनमें से हर एक को अमरवीर से लगी हुई चोट साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया था, वह कमजोर पड़ गया था। इस बात ने पांचों को स्तब्ध कर दिया। उनके पांचों चेहरे शर्मिंदा हो गए। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं था? सिर्फ प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण का एक परीक्षण छात्र इतना भयंकर कैसे हो सकता है? जब वे उसे पीट रहे थे, तब उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अब इस पर विचार करने पर यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। पू! एक आवाज सुनाई दी। आवाज के स्रोत की तरफ देखते हुए पांचों की निगाहें अमरवीर पर पड़ी, जिसे पंगु हो जाना चाहिए था, जो मुंह से खून थूकता हुआ उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर काला और अस्पष्ट लग रहा था, उसमें बड़े बदलाव आ रहे थे, उसकी त्वचा लाल रोशनी से चमकने लगी थी। उसमें से एक अत्यंत गर्म एहसास बाहर निकल रहा था, जैसे लाखों साल पुराना ज्वालामुखी फट रहा हो। ये विश्व शक्ति का आभा। शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र के चेहरे पर डर का एक निशान दिखाई दिया। कुछ ठीक नहीं है। यह उस तरह की विश्व शक्ति का आभा कहाँ था, जो प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण के छात्र में होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से प्रारंभिक तत्व चरण के शिखर पर पहुंचे किसी व्यक्ति का आभा था, और एक और कदम पर वे शक्ति परिवर्तन चरण में प्रवेश कर जाते। तुम अभी भी खड़े हो पा रहे हो? एक व्यक्ति ने आंखें फाड़कर कहा, लगभग अपनी जुबान काटते हुए। अगर उसे इस तरह पीटा जाता, तो उसमें उंगली उठाने की भी ताक नहीं बचती। ये कैसे खड़ा हो सकता है? वह आ रहा है। किसी और ने अचानक घबराकर चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पहले लड़खड़ाता हुआ अमरवीर एक तेज तूफान पैदा करता हुआ अपने सामने मौजूद पांचों की ओर भागा। बीच रास्ते में अमरवीर की मुट्ठी दहक उठी, जैसे भट्टी से अभी अभी निकाला गया धातु का एक टुकड़ा हो। जिस व्यक्ति ने चिल्लाया था, उसने तुरंत अपनी विश्व शक्ति सक्रिय की और अमरवीर की मुट्ठी से टकराया। बैंग की आवाज आई, फिर वह अनुशासन छात्र पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से जा टकराया। उसका गला घुरघुराया और उसने मुंह भरकर खून थूका, जबकि अमरवीर का शरीर सिर्फ हल्का सा हिला और वह तुरंत अगले व्यक्ति की ओर बढ़ गया। धृष्टता। शक्ति परिवर्तन चरण का अनुशासन छात्र आक्रोशित और क्रोधित था। उसके 5 साथी छात्र एक अकेले विरोधी को गिरा नहीं पाए, बल्कि उनके दुश्मन को पलटवार करने का मौका मिल गया। अगर यह बात फैल गई, तो क्या ये कलंक नहीं होगा? वह अपना मुंह कहां दिखाएगा? गुस्से में शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अपने डांटियन से शक्ति को संघनित करते हुए उसने चिल्लाया, संवर्धित चक्रवात। कमरे के भीतर एक चीरती हुई हवा की आवाज आई और उसकी हथेली से एक छोटा चक्रवात प्रकट हुआ। ये सीधे अमरवीर की मुट्ठी का सामना करने के लिए गया। स्नैप 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 की आवाजें गूंज उठी, जबकि अमरवीर की बांह पर लगे कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे रेजर ब्लेड से बार बार काटे जा रहे हों। क्षण भर में ही धज्जियों में बदल गए। उसकी पूरी बांह खूनी कटों से ढक गई थी।
अमरवीर की खून जैसी लाल आंखों में विस्मय था। अपनी यांग विश्व शक्ति को इकट्ठा करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध कौशल को रोकने के लिए अपनी बांह पर लगे कटों के जरिए उसे शरीर से बाहर निकाला। आह की आवाज आई, क्योंकि कमरे के भीतर एक दहकती हुई ऊर्जा फट गई। अमरवीर की विश्व शक्ति ने उस शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र के संवर्धित चक्रवात को रोक दिया और उसमें आग लगा दी। दहकते हुए चक्रवात के भीतर अमरवीर ने उस शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र की हथेली की ओर वार किया। प्रभाव पड़ते ही दोनों तरफ कुछ कदम पीछे हट गए। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? हमला करो! शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र की हथेली बहुत लाल थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके विरोधी की विश्व शक्ति इतनी असामान्य होगी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे कुछ नुकसान तो हुआ था। गुस्से में उसने तुरंत गर्जना शुरू कर दिया। बाकी तीनों अनुशासन छात्र जो स्तब्ध थे, अब जागे और एक बार फिर अमरवीर को घेरने के लिए दौड़ पड़े। अमरवीर का सामना करते हुए वे और अधिक पीड़ादायक हमलों के लिए तैयार थे। जिस व्यक्ति को अमरवीर ने पहले दूर फेंक दिया था, वह भी गुस्से में वापस आ गया। थोड़ी ही देर में उन चारों लोगों ने अपने हमले रोक दिए। गहरी सांस लेते हुए वे खतरनाक भावों के साथ 10 फीट पीछे हट गए। उनकी ताकत अब इस छोटे छात्र की क्रूर शक्ति से दब रही थी। दूसरी बार जब वे उसे पीटने के लिए इकट्ठा हुए तो परिणाम बहुत कम था। इस बार अमरवीर को जो चोटें आईं वे कहीं अधिक थीं, लेकिन इन चारों लोगों ने इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाई थी। वह फिर से तो नहीं खड़ा हो जाएगा, है ना? उनमें से एक ने खांसते हुए अपना मुंह ढका और यह सवाल पूछा। खांसी खत्म करने पर उसकी हथेली में खून का एक छोटा सा पूल था। उसे नहीं होना चाहिए, आखिरकार वह इस हाल तक चोटिल हो चुका है। दूसरा अपनी आंख की मालिश कर रहा था। वहां एक नील पहले से ही बन चुका था, जबकि एक भयंकर छाला मौजूद था, जैसे उसे लगातार उबलते पानी से जलाया गया हो। उन पांचों के दिलों में वे सभी बेहद कड़वाहट महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें इतना दर्द क्यों झेलना पड़ा। इसका कारण उसकी अजीब ताकत थी। इस छोटे और संकरे कमरे के भीतर, हालांकि यह 5 के मुकाबले 1 था और उसे पीटना आसान लग रहा था, वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जबकि अमरवीर घिरा हुआ था। इससे उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका मिला, लेकिन अगर यह एक खुला वातावरण होता तो वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाते। तब क्या इतना बुरा नतीजा नहीं होता? लेकिन इस जूनियर छात्र का नाम अमरवीर था, उसकी ताकत वास्तव में कुछ और ही थी। एक साधारण प्रारंभिक तत्व व्यक्ति उनका मुकाबला करने वाला बिल्कुल नहीं था। कोई ताज्जुब नहीं कि वीरेन उसके हाथों हार गया। जैसे ही उन पांचों ने सोचा कि उन्होंने अमरवीर को हरा दिया है, उसने अप्रत्याशित रूप से फिर से हलचल शुरू कर दी। अतुलनीय रूप से कमजोर, जैसे बिना दांतों वाला भेड़िया, थोड़ा थोड़ा, इंच इंच करके वह खड़ा हो गया। उसकी विश्व शक्ति का आभा कम नहीं हुआ था, बल्कि वह मजबूत हो गया था। शापित! उस शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र ने कोसा, ये जूनियर छात्र किस तरह का अजूबा था। वे उस पर कितना भी हमला करें, वह बेहोश क्यों नहीं होता। इधर मत आना, अगर तुम इधर आए तो हम तुम्हें सचमुच पीटकर मार डालेंगे। नील लगी आंख वाला छात्र चिल्लाया, बहुत शोर मचाया, लेकिन उसके पीछे कोई वास्तविक ताकत नहीं थी। ये देखने में एक बेहद हास्यास्पद नज़ारा था, क्योंकि जो लोग हमला कर रहे थे वे एक झुंड में इकट्ठा थे और जिसे पीटा जा रहा था उसे नज़दीक न आने के लिए कह रहे थे। जबकि जिसे पीटा जा रहा था वह खून से लथपथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, बहुत भ्रमित था। हर कदम भारी था, हर कदम लड़खड़ाता और अस्थिर था, जैसे वह अगले ही पल गिर जाएगा। लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा था, कदम दर कदम। अगर उनके पीछे दीवार नहीं होती तो वे पांचों पीछे हटते रहते। कई लोगों के पानी पीने की आवाज गूंज उठी। वरिष्ठ भाई, हमें क्या करना चाहिए? उनमें से किसी ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे अमरवीर को मारना जारी रखेंगे तो वह मर जाएगा। हे भगवान, वह तो एक अजूबा है। शक्ति परिवर्तन चरण के छात्र ने कसम खाए, उसकी पलकें झपकी और उसने अपने दांत भींचे इससे पहले कि जवाब दिया, हम अब उसकी परवाह नहीं कर सकते। अगर वह आता है तो हम हमला करेंगे। इस बार हमें उसे बेहोश करना ही होगा। ठीक है। बाकी चारों ने थोड़ी अनिच्छा से जवाब दिया। जैसे ही ये 5 बेहद सतर्क हो रहे थे, उनके दिलों में एक बड़ी अनहोनी की भावना उठी। तुरंत कमरे के भीतर का तापमान कई डिग्री गिर गया। कमरे में चटकने की आवाजें गूंज उठीं। पांचों लोगों ने सिर घुमाकर देखा और पाया कि चारों दीवारों पर बर्फ की एक पतली परत थी।
यह क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने सवाल करते हुए पूछा, इससे पहले कि वह तुरंत कांप उठा। धमाका की आवाज आई, क्योंकि कमरे का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया था। कौन है? शक्ति परिवर्तन चरण के अनुशासन छात्र ने आवाज दी। मुड़कर देखने पर उसका मुंह बतख के अंडे जितना बड़ा हो गया, और चाहे जो भी हो, वह उसे बंद करने की ताकत नहीं जुटा पाया। हालांकि कमरे के भीतर का तापमान तेजी से गिर रहा था, उस व्यक्ति के माथे पर अभी भी ठंडे पसीने की एक पतली परत दिखाई दी, जब उसने दरवाजे पर खड़ी महिला को देखा। हकलाते हुए, उसने कहा, वरिष्ठ वरिष्ठ बहन सुप्रिया, वरिष्ठ बहन सुप्रिया। बाकी चारों के भाव बहुत बदल गए। देखने पर, वहां एक चौंकाने वाली सुंदरता थी, जो शांत और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ सफेद वस्त्र पहने खड़ी थी। वह पर्वत की चोटी पर एक कभी न मरने वाली, कभी न बूढ़ी होने वाली, सदैव खिलने वाली बर्फ की कमल जैसी थी, जो अपने साथ एक चुभती हुई ठंडक लेकर नश्वर जगत में उतरी थी। वह इतनी कुलीन, इतनी ठंडी थी। जैसे ही उसकी सुंदर आंखों ने कमरे को निहारा, पांचों छात्रों ने उसके सामने खुद को बेहद हीन महसूस किया और अनजाने में अपने सिर नीचे कर लिए। सुप्रिया काला बाजार से तेजी से वन कारागार की तरफ दौड़कर आई थी। ये सोचकर कि सुमित यहीं फंसा हुआ है, उसने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसे यहाँ लड़ाई होने के निशान महसूस हुए, इसलिए वह इसके बजाय यहाँ दौड़ पड़ी थी। दरवाजा खोलने पर, उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल थोड़ा सिहर उठा। कमरे के भीतर 6 लोग थे, 5 अनुशासन कक्ष के छात्र थे, जिनमें से एक शक्ति परिवर्तन के दूसरे चरण में और बाकी प्रारंभिक तत्व के चौथे चरण में थे। दूसरा व्यक्ति खून से लथपथ और गंदे चिथड़ों में लिपटा हुआ था, कांप रहा था और लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसकी आंखों में झुकने से इनकार करने की एक मजबूत निगाह थी। इस व्यक्ति से वह पहले मिल चुकी थी। अमरवीर। सुमित उसे एक बार काला बाजार ले आया था। वह परीक्षण छात्र था जिसने चेन शाओफेंग को हराया था। अपनी दिव्य चेतना को दृश्य की जांच के लिए भेजते हुए सुप्रिया हैरान रह गई। अमरवीर की जांच करते हुए उसने पाया कि वह चोटों से भरा हुआ था। हालांकि वे चोटें उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, लेकिन उसकी ताकत के साथ उसका खड़ा रहना और होश में रहना असंभव था। खड़ा रहने और न गिरने के लिए उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी। इस छोटे से अंतराल में सुप्रिया ने समझ लिया था कि इस कमरे में लगभग क्या हुआ था। शायद ही कभी उसके दिल में भावनाएं हिलती थीं, लेकिन इस बार वह थोड़ी गुस्से में थी। एक चमक के साथ सुप्रिया अमरवीर के पास उसका सहारा देने के लिए प्रकट हुई। अपनी बर्फ जैसी ठंडी विश्व शक्ति को बाहर निकालते हुए उसने उसके शरीर के अंदर और बाहर की चोटों को नियंत्रित किया। अगर आप इसके बारे में सोचते तो ये थोड़ा अजीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश की, उसके शरीर की अग्नि में ऊर्जा कम हो गई और उसका धुंधला मन बहुत साफ हो गया। एक शुद्ध और ताज़ी सुगंध उसकी नाक के किनारे पर ठहर गई। अमरवीर ने अपना सिर घुमाकर सुप्रिया को देखा, उसका भयंकर भाव धीरे धीरे गायब हो गया। यह ऐसा था जैसे वह एक बर्फीले पहाड़ पर बैठा हो। उसे सिर्फ ठंडी और ताज़ी हवा महसूस हो रही थी। बाहरी दुनिया से सभी शोर और आकृतियों को समाप्त कर रहा था। उसे अपने पास पाकर अमरवीर खुद को रोक नहीं पाया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ एकांत में रहने की सोचने लगा। इस पर हमला किसने किया? सुप्रिया ने अपनी ठंडी आवाज में शांति से उनसे पूछा। पांचों अनुशासन छात्र कांप उठे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा। सिर झुकाकर उन्होंने कहा, हम सब ने। सुप्रिया के सामने झूठ बोलना उस पर धूल और मिट्टी डालना था। वह कुलीनता और भव्यता उन सभी को उसके सामने सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रिया ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। बहुत अच्छे। ये कहते हुए उसने अमरवीर का सहारा लिया और कदम दर कदम वह कमरे से बाहर निकल गई। जब तक सुप्रिया की आकृति दिखाई नहीं दी, तब तक उन पांचों ने राहत की सांस नहीं ली। तब तक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बड़ी विपत्ति से बच निकले हों। लेकिन इससे पहले कि वे पांचों खुश हो पाते, उन्हें अचानक बड़ा डर महसूस हुआ। दरवाजे को देखते हुए उन्होंने देखा कि बर्फ का एक छोटा सा पैच जो तेजी से एक हथेली के आकार तक फैल गया था। बर्फ का ये हथेली के आकार का टुकड़ा एक बर्फ के गोले के आकार में था। पाक की आवाज आई, क्योंकि 5 बर्फ के गोले टूट गए। इसके बाद पांचों छात्र दर्द में जमीन पर गिर गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी विश्व शक्ति बर्फ के गोलों के टूटने के साथ गायब हो गई। उनकी विश्व शक्ति के गायब होने के साथ उन सभी को कई घाव लगे। इतनी शक्तिशाली, नंबर 1 के खिताब के काबिल। शक्ति परिवर्तन चरण के अनुशासन छात्र का चेहरा डर से पीला पड़ गया क्योंकि वह ठंड से कांप रहा था।
वह पूरी तरह से ये देखने में असमर्थ था कि सुप्रिया कैसे हमला करने में सक्षम हुई। बिना किसी सूचना के उसने अपना हमला कर दिया था। अगर यह इसलिए नहीं होता कि वरिष्ठ बहन इतनी शांत थी, तो ये कुछ हल्के घाव सहने जितना आसान नहीं होता। उसकी ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में उनकी जान लेना चाहती, तो ये घोंघे के खोल को चुटकी में तोड़ने जितना सरल होता। कमरे के बाहर, अमरवीर अभी भी लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। अपने पीछे की आवाज़ों को सुनकर, उसने विस्मय से सुप्रिया की ओर अपना सिर घुमाया। तुमने उन पर हमला किया है? सुप्रिया की लंबी पलकें झपकी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अमरवीर ने अपना सिर हिलाया। ओह हाँ, जाकर लियाकत और दूसरों को आज़ाद कराओ। सुमित का क्या? सुप्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता। अमरवीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे बंद नहीं किया गया था। शायद उसे वापस भेज दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने सुमित पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर सुप्रिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। दोनों लोग तेजी से वन कारागार के अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद वे उस कोठरी पर पहुंचे जिसमें लियाकत और बाकी कैद थे। अमरवीर और सुप्रिया को हाथों में हाथ डालकर और इतनी आत्मीयता से देखकर वे हैरान रह गए। मौके पर उनकी आंखें जमीन पर गिर गईं और वे सभी सांस लेना भूल गए। ओह मेरे ईश्वर, अगर वे वरिष्ठ बहन सुप्रिया के साथ इतने आत्मीय हो सकते, तो भले ही वे मर जाते, वे संतुष्ट होते। लियाकत और अन्य लोग ईर्ष्या से मर रहे थे। तुम सब बाहर आ जाओ। सुप्रिया ने अपना हाथ उठाया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। ओह, लोगों के इस समूह ने अनजाने में गहरी सांसें लीं और बेवकूफ़ी से बाहर आ गए। 10 जोड़ी आंखें सभी अमरवीर और सुप्रिया की आकृतियों पर टिकी हुई थीं। चाहे सुप्रिया की अभिव्यक्ति कितनी भी शांत क्यों न हो, उन्हें इस तरह से घूरते हुए देखकर वह थोड़ी सख्त होने लगी। चलो, मैं तुम लोगों को बाहर ले चलती हूँ। सुप्रिया अपने ठंडे लेकिन सुंदर चेहरे के साथ जारी रही। अमरवीर का सहारा देते हुए वह आगे चली जबकि लियाकत और बाकी उनके पीछे चले। कुछ ही देर बाद लोगों का ये समूह वन कारागार से बाहर निकल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, सूर्य की चमकीली किरणें उनकी आंखों पर हमला करने लगीं, जिससे उन्हें अपनी आंखें सक्रिय करनी पड़ीं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लगभग 100 अनुशासन कक्ष के छात्र उनका स्वागत करने और उन्हें घेरने के लिए इकट्ठा हुए। कितना बड़ा हंगामा! अमरवीर ने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ बहन, यह शायद आपका मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है ना? सुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ लोगों के समूह पर अपनी आंखें घुमाईं। उसने अमरवीर का सहारा देना जारी रखा और आगे बढ़ी। किसी ने उनके रास्ते को रोकने की हिम्मत नहीं की। उनके रास्ते में आने वाले सभी अनुशासन कक्ष के छात्र डर में बिखर गए। उनकी आंखों में डर था, उनकी आंखों में अपने आप किनारे हट गए और रास्ता बना दिया। सभी की निगाहें धीरे धीरे सुप्रिया और अमरवीर पर केंद्रित हो गईं, जिसका वह सहारा दे रही थी। उनकी निगाहें, जिनके भीतर ईर्ष्या और जलन के निशान देखे जा सकते थे, एक खट्टे माहौल के साथ थीं। उस पल से पहले उन्होंने कभी सुप्रिया को किसी पुरुष के साथ इतना आत्मीय होते नहीं देखा था। यहाँ तक कि उन उत्कृष्ट मुख्य छात्रों को भी कभी ऐसा ध्यान नहीं मिला था। सुप्रिया ने जिस विद्या का अभ्यास किया था, वह बर्फ हृदय रहस्य थी। इतने सालों से उसके दिल के जमे रहने के कारण, आमतौर पर जब वह अपने करीबी पुरुषों से बात करती थी, तब भी वह काफी ठंडी रहती थी। हर गगन दुर्ग अकादमी का छात्र, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे उनकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उनमें से हर एक को उसके आसपास बेहद सतर्क रहना पड़ता था, ताकि किसी भी तरह से इस सुंदरता को नाराज न करें। लेकिन अब उसने वास्तव में प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण के एक युवक का सहारा देने की पहल की थी। उसके सफेद जैसे जैड हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे, जबकि उसके बर्फीले चेहरे पर लाल रंग का हल्का सा रंग था, जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। यह मूल रूप से पहुंच से बाहर वाला व्यक्ति अब बहुत अधिक पहुंच योग्य लग रहा था। इन सभी पुरुष गगन दुर्ग अकादमी के छात्रों के दिल टूट गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी अछूत देवी ऐसी लग रही थी जैसे वह केवल नश्वर के साथ अपने संपर्क से अपवित्र हो रही हो। जिस व्यक्ति ने उनकी देवी को अपवित्र किया था, वह उनके ठीक सामने खड़ा था। उसे उनकी देवी द्वारा सहारा दिया जा रहा था, उनकी देवी की खुशबू सूंघ रहा था, देवी के हाथों की कोमलता महसूस कर रहा था और उस उपचार का आनंद ले रहा था, जिसका सपना उनमें से कोई भी नहीं देख सकता था। यहाँ तो हत्या करने का इरादा है। अमरवीर के होंठों के कोने मुड़ गए और एक असामान्य मुस्कान बन गई। और जैसे ही सुप्रिया आगे बढ़ी, वह बाघ की शक्ति का शोषण करते हुए लोमड़ी की तरह उसके पीछे पीछे मुस्कुराता रहा।
इन लोगों के सामने आत्मविश्वास से चलते हुए एक छोटा दिखने वाला पुरुष सुप्रिया और अमरवीर के रास्ते में खड़ा था। उस व्यक्ति की निगाह के भीतर मिठास और कोमलता थी जिसमें ईर्ष्या और नाखुशी के सूक्ष्म संकेत थे। सुप्रिया अचानक रुक गई, उसने ऊपर सिर उठाकर उसे देखा। हट जाओ, उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। यह उदास और भावहीन थी, जिससे किसी को भी बोलने वाले की भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ कर दिया। पुरुष कड़वाहट से मुस्कुराया, उसने अपना सिर हिलाया। जूनियर बहन, कृपया इस वरिष्ठ भाई के लिए चीजों को मुश्किल न बनाओ। ये वरिष्ठ भाई सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये गगन दुर्ग अकादमी का नंबर 2 विशेषज्ञ क्षितिज था। हट जाओ। सुप्रिया ने इन शब्दों को दोहराया, उस व्यक्ति से एक और शब्द कहने को तैयार नहीं थी। क्षितिज ने लाचारी से कहा, जूनियर बहन, ये लोग अभी नहीं जा सकते। उन्होंने जोरावर को नाराज किया है और महान वयोवृद्ध ने पहले कहा है कि कोई भी उन्हें यहां से दूर नहीं ले जा सकता। जोरावर। अमरवीर ने उपहास के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं कि यह वरिष्ठ भाई कौन है? मैंने किस जोरावर को नाराज किया है? क्षितिज ने उसे घृणा से भरी निगाह से देखा और चिढ़कर कहा, गिरोह की लड़ाई के लिए इकट्ठा होना, एक व्यक्ति को मारना और अनुशासन छात्रों का अपमान करना, इनमें से कोई भी तुम्हें गगन दुर्ग अकादमी से निकालने के लिए पर्याप्त होगा। गिरोह की लड़ाई के लिए इकट्ठा होना। सुप्रिया ने कहा, किसके साथ लड़ाई? चूंकि यह एक गिरोह की लड़ाई थी, तो एक विरोधी होना चाहिए, है ना? तो तुम्हारे अनुशासन कक्ष ने सिर्फ एक तरफ को क्यों नियंत्रित किया? दूसरे दोषी कहाँ हैं? क्षितिज की अभिव्यक्ति अमूल्य थी क्योंकि वह निःशब्द रह गया था। दूसरी तरफ स्वाभाविक रूप से वीरन के अधीनस्थ थे, तो वे उन्हें नियंत्रित करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? किसी को मार डाला। उस व्यक्ति का शव कहाँ है? क्षितिज ने मुस्कान को मजबूरी से बाहर निकाला और तुरंत समझाने के लिए गया। किसी को मारने का प्रयास किया, लेकिन सौभाग्य से उसे हमारे अनुशासन कक्ष द्वारा समय पर रोका गया। हमने एक बुरे परिणाम से बचाव किया। जब छात्र तुलना करते हैं, तो मुख्य द्वार में छात्रों का जीवन और मृत्यु छात्रों को खुद ही संभालना होता है। अगर इसे तुम्हारे शब्दों के अनुसार प्रबंधित किया जाना था, तो तुलना करने वाला हर छात्र हत्या करने का प्रयास कर रहा होगा। फिर सभी अनुशासन छात्र हर छात्र को कैद करने के लिए गगन दुर्ग अकादमी में दौड़ रहे होंगे, है ना? सुप्रिया की अभिव्यक्ति निर्मम थी, उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा। और क्या था? अनुशासन छात्रों का अपमान करना। अगर तुम अनुशासन छात्र वास्तव में न्याय और निष्पक्ष हो सकते, तो तुम्हारा अपमान कौन करता? ये व्यक्ति जिसे जोरावर का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वह बहुत पहले ही गिर चुका है और शक्ति संघर्ष में महज एक उपकरण बन गया है, अपनी गरिमा को बुझा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस पर कदम रखा जाता है। जूनियर बहन। क्षितिज की मुस्कान बेहद सूखी और तीखी थी, वह अतुलनीय रूप से लाचार लग रहा था। क्या तुम्हें वास्तव में इतनी स्पष्टवादिता से बोलने की जरूरत है? सत्य या असत्य, तुम अपने दिल में जानते हो कि क्या सही है। क्षितिज की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, जूनियर बहन, मैंने तुम्हारे प्रति तुम्हारी ईमानदारी स्वीकार कर ली है, तो तुम अभी भी मेरे लिए चीजों को मुश्किल क्यों बना रही हो? सुप्रिया ने उदासीनता से जवाब दिया, अगर वरिष्ठ भाई के शब्दों को जोया सुनती, जूनियर बहन जोया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह कैसा महसूस करेगी? जोया, क्षितिज और सुप्रिया की तरह गगन दुर्ग अकादमी की एक मुख्य छात्रा थी। लेकिन इस महिला का क्षितिज के साथ संबंध अस्पष्ट था। क्षितिज का पूरा शरीर हिल गया। सुप्रिया को देखते हुए उसकी निगाह दुख से भर गई क्योंकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति पर विलाप किया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी निगाह को हटाते हुए उसने अमरवीर पर आंखें तरेरी, अपनी सभी शिकायतें उसी की तरफ निर्देशित की। अमरवीर अभी भी शांत था, उसके प्रति कोई डर नहीं दिखा रहा था। तुम्हारा नाम अमरवीर है? क्षितिज ने मजबूरी से अपनी आंतरिक शिकायतों को दबाया और पूछा। जिस पुरुष ने उसे पसंद करने वाली लड़की को सहारा देते हुए और आत्मीय होते हुए देखा, वह कौन पीड़ा महसूस नहीं करेगा? वरिष्ठ भाई मुझे कैसे ज्ञान देंगे? मैं जानता हूं कि ये घटनाएं तुम्हारे कारण हुई हैं। अगर तुम नहीं होते, तो ये सब असुविधाएं नहीं होती। अगर तुम जूनियर बहन सुप्रिया को इसमें शामिल नहीं करना चाहते, तो आज्ञाकारी ढंग से अपनी कोठरी में वापस जाओ और मुझे इसे खुद करने की परेशानी से बचाओ। क्षितिज ने उदासीनता से कहा। वह सुप्रिया को समझा नहीं सकता था और सुप्रिया के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए वह केवल अमरवीर की तरफ मुड़ सकता था। अमरवीर सिर्फ मुस्कुराया। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? क्षितिज ने अपने माथे पर बल डालते हुए पूछा।
अमरवीर का पूरा शरीर खून से ढका हुआ था, जिससे उसकी उपस्थिति काफी भयानक लग रही थी। जैसे ही वह मुस्कुराया, उसने धीरे धीरे सुप्रिया के जेड जैसे हाथ को लिया जो उसकी कमर पर था। उसे अपनी हथेली में लेते हुए उसने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और अपना सिर सुप्रिया की तरफ घुमाया और बहुत प्यारे लहजे में कहा, मैं वरिष्ठ बहन को भी इसमें शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन वरिष्ठ बहन की ईमानदारी मुझे मिली है। मैं वास्तव में उस पर खरा उतरने में विफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं केवल उसे जो वह चाहती है वह करने की अनुमति दे सकता हूँ। क्षितिज की अभिव्यक्ति पीली पड़ गई, जबकि सुप्रिया स्थिर रही, जैसे वह जड़ हो गई हो। उसका चेहरा भ्रमित था। लियाकत और बाकी के जबड़े जमीन पर गिर गए और उनके गले के भीतर से एक अजीब चटकने वाली आवाज निकली। लेकिन चाहे जो भी हो, वे एक भी शब्द नहीं कह सकते थे। जबकि आसपास के लगभग 100 अनुशासन छात्रों ने केवल यह महसूस किया कि उनके दिल में से हर एक टूट गया है। उनमें से हर एक हक्का बक्का रह गया था। वरिष्ठ बहन, क्या मैं सही नहीं हूं? अमरवीर को चीजों की महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में नहीं लग रहा था और वह अभी भी घाव पर नमक डाल रहा था। क्षितिज ने बेहद घबराहट के साथ सुप्रिया की तरफ देखा, एक ऐसा जवाब सुनने को तैयार नहीं था जो उसे पसंद नहीं था। सुप्रिया ने अचानक अपना शरीर घुमाया। इतनी बड़ी होने के बावजूद उसे पहले कभी किसी पुरुष द्वारा इस तरह से व्यवहार नहीं किया गया था। उसका हाथ वास्तव में उसके भीतर पकड़ा हुआ था और उसे मनमानी से महसूस किया जा रहा था। वह रूखा हाथ जिस पर कठोरता थी, उसकी त्वचा के खिलाफ लगातार रगड़ रहा था, जिससे उसे दर्द भरा लेकिन गर्म महसूस हो रहा था। सुप्रिया बेहद क्रोधित थी। मुड़कर वह अमरवीर को दूर फेंकना चाहती थी, लेकिन उसे देखते हुए उसने समझ लिया कि वह क्या करना चाहता था। उसे मारने की अपनी इच्छा को दबाते हुए सुप्रिया ने हल्के से अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, हाँ। जवाब देते समय उसने ऊर्जा की एक धारा बनाई और उसे अमरवीर की नाड़ियों में भेज दिया। अमरवीर अचानक करहाया और उसकी नाक से खून की 2 धाराएं निकलीं। तुम्हें खून क्यों आने लगा? ऐसा कहते हुए सुप्रिया ने रेशमी कपड़ा निकालने के लिए भी गई, इससे पहले कि नरमी से अमरवीर के लिए खून पहुंच दिया। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अमरवीर के दिल से एक ठंडी सी ठन आई। हालांकि यह वरिष्ठ बहन उदासीन दिख रही थी, वह जानता था कि अगर उसने उसकी सीमा को छुआ तो वह उसके हाथ से क्रूरता से मर जाएगा। तुम लोग, क्षितिज ने ईर्ष्या में पागल होकर आवाज दी। अगर पहले वह सुप्रिया के शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, तो अब उस दृश्य को देखकर वह उसकी भावनाओं पर सवाल किए बिना नहीं रह सका। क्या उसने कभी सुप्रिया को किसी पुरुष के साथ इतनी कोमलता और नरमी से व्यवहार करते देखा था? क्या उसने कभी सुप्रिया का हाथ किसी दूसरे पुरुष के हाथ में बिना किसी प्रतिरोध या अनिच्छा के देखा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में खुश और इच्छुक थी। लेकिन सुप्रिया की ताकत के साथ अमरवीर उसे कैसे जीत सकता था? जूनियर बहन, तुम विशेषाधिकार के साथ पैदा हुई थी, तुम इस तरह के कचरे पर फिदा कैसे हो सकती हो? तुम किसे कचरा कह रहे हो? अमरवीर और सुप्रिया दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाया, उनके भाव उग्र तूफान जैसे थे। जैसे उन्होंने इसे पहले से योजना बना रखी थी, जैसे वे एक ही दिमाग साझा करते थे। अमरवीर और सुप्रिया ने एक ही शब्द चिल्लाए। यहां तक कि जिस स्वर और रवैया से उन्होंने क्षितिज पर चिल्लाया, वह भी समान था। क्षितिज उनके चिल्लाने से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सुप्रिया को देखते हुए उसकी निगाह दर्द से भरी थी। उसने दुख से कहा, वह कचरा क्यों नहीं है? उसकी स्थिति केवल एक परीक्षण छात्र की है और उसकी खेती केवल प्रारंभिक तत्व के 3रे चरण में है। इस तरह के लोग स्पष्ट रूप से कचरा हैं। जूनियर बहन, तुम उसमें क्या देख सकती हो? तुम्हें हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया ऐसी महान अभिनेत्री थी जिसने इन सभी वर्षों से पीड़ित क्षितिज की नज़र से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने यहां तक कि इस तरह के आत्मीय लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ भाई, क्या तुम पहली नज़र का प्यार वाक्यांश जानते हो? अमरवीर ने क्षितिज से थोड़ा उपहास के साथ कहा। तुम चुप रहो। उसका भाव गहरा था। क्षितिज ने अमरवीर पर चिल्लाया, मैं अपनी जूनियर बहन से बात कर रहा हूं, तो तुम हस्तक्षेप करने के लिए कैसे योग्य हो? अमरवीर की आंखें सक्रिय हो गईं और वह जोर से हंस पड़ा। कचरा कचरा है। क्षितिज ने उसे बहुत पहले ही कहीं दूर फेंक दिया था। उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया, जितना भद्दा हो सकता था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं पहले से ही शक्ति परिवर्तन चरण में था, जबकि तुम अभी भी केवल प्रारंभिक तत्व के 3रे चरण में हो। जबकि अब मैं पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के शिखर पर हूं।
हमारे पास एक पूरे 2 क्षेत्रों का अंतर है, इसके साथ तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? वरिष्ठ भाई कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। अमरवीर ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया क्योंकि कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता था, तुम केवल उन्हें कर सकते थे ताकि दूसरे समझ सकें। क्षितिज, मैं तुम्हारे साथ और उलझना नहीं चाहती। हट जाओ। तुम्हारे अनुशासन कक्ष की देखभाल में उसने कम दर्द नहीं सहा है। मुझे उसे वापस ले जाने की जरूरत है ताकि उसकी चोटों की देखभाल की जा सके। सुप्रिया की ठंडी आवाज गूंज उठी। आज कोई भी यहां से जाने में सक्षम नहीं होगा। क्षितिज की आवाज गूंज उठी। सुप्रिया को दर्द भरी आंखों से देखते हुए उसका पूरा शरीर हिल गया क्योंकि उसने आदेश भेजा, सुनो अनुशासन कक्ष के छात्रों, चाहे कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे, मारने के लिए हमला करो। ये वरिष्ठ बहन सुप्रिया के संबंध में और भी ज्यादा प्रचलित है, तुम्हें उसके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। प्यार, नफरत, चाहे कोई भी भावना हो, उस घंटे क्षितिज ने अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। हुआ। थोड़ी देर झिझकने के बाद सोया इतने अनुशासन छात्र आगे दौड़ पड़े। एक बार फिर इन छात्रों ने सुप्रिया के समूह को घेर लिया। तुम ये करने के लिए दृढ़ हो। सुप्रिया की क्रिस्टल स्पष्ट आंखों की जोड़ी के भीतर से खतरे की एक लकीर चमकी। क्षितिज ने एक कड़वी मुस्कान मजबूरी से बाहर निकाली। जूनियर बहन, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम वास्तव में आज जबरदस्ती मुझे पार करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। चूंकि उसे इस बिंदु तक धकेला गया था, उसने सुप्रिया को हिलाने के लिए अपने साहस और लाचारी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुप्रिया इतनी क्रोधित थी, उसकी छाती बिना रुके ऊपर और नीचे उठ रही थी। वह अनुशासन कक्ष के छात्रों से नहीं डरती थी, आखिरकार उसकी ताकत सच्चे तत्व के तीसरे चरण में थी। वह क्षितिज से 3 छोटे चरणों से ऊंची थी और जैसे ही उसने अपनी बर्फ हृदय रहस्य का इस्तेमाल किया, कोई भी उसके रास्ते को रोकने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अमरवीर और लियाकत के समूह का निश्चित रूप से इतना आसान समय नहीं होगा। आखिरकार वह केवल एक व्यक्ति थी और संभवतः हर किसी को अपनी देखरेख में सुरक्षित नहीं रख सकती थी। वर्तमान में वे एक गतिरोध में थे क्योंकि सुप्रिया अपने लोगों के समूह को जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जबकि अनुशासन छात्र किसी भी हमले को शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस प्रकार वे अपनी वर्तमान स्थितियों में स्थिर रहे। जैसे ही युवा पीढ़ी का ये समूह इतना बड़ा हंगामा कर रहा था, गगन दुर्ग अकादमी के वयोवृद्ध स्कूल के एक अन्य हिस्से में एक पृथ्वी को हिलाने वाला विवाद कर रहे थे। वयोवृद्ध कक्ष में गगन दुर्ग अकादमी के महान वयोवृद्ध वीरेंद्र, दूसरे वयोवृद्ध सुदर्शन, तीसरे वयोवृद्ध हेमंत, चौथे वयोवृद्ध जयंत और 5वें वयोवृद्ध योगेश सभी इकट्ठा हुए थे। 5 प्रमुख वयोवृद्ध 2 विपरीत समूहों में बैठे थे। एक समूह का नेतृत्व महान वयोवृद्ध वीरेंद्र कर रहे थे, उनके पीछे चौथे वयोवृद्ध जयंत और 5वें वयोवृद्ध योगेश बैठे थे। इसी तरह दूसरी तरफ दूसरे वयोवृद्ध सुदर्शन और तीसरे वयोवृद्ध हेमंत बैठे थे। ये गगन दुर्ग अकादमी के भीतर वर्तमान वयोवृद्ध गुटों का प्रतिनिधित्व करता था। पहले टकराने वाले वीरन और सुमित अपने संबंधित पक्षों पर जमीन पर घुटने टेके हुए थे और उन चीजों का वर्णन कर रहे थे जो दिन में पहले हुई थी। सुमित बोलने वाला पहला था और उसने सच्चाई बताई कि उसे पहले कैसे रोका गया था और उसे पहले कैसे उकसाया गया था। ये भी कि जब वे तुलना कर रहे थे तब उसे कैसे अपमानित किया गया था। हालांकि महत्व की परवाह किए बिना उसने कोई व्यक्तिगत राय नहीं जोड़ी। उसके समाप्त होने के बाद 5 वयोवृद्ध बैठे थे और एक शब्द नहीं कहा, केवल वीरन के वर्णन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब यह उसके मुंह से आया, तो चीजें सुमित ने जो कहा था उससे मेल नहीं खाती थीं। हालांकि यह शुरुआत के संबंध में लगभग समान था, लेकिन एक बार जब वह उस क्षण पर पहुंचा जब अमरवीर प्रकट हुआ, तो उसने भटकना शुरू कर दिया। उसकी जुबान चांदी जैसी थी, जिसके साथ बलगम और आंसू थे। उसने आंसू भरकर चिल्लाया कि अमरवीर ने कितना अधिक अभिनय किया और उसके पास एक खजाना हथियार था जिसका उसने इस्तेमाल करके उसके कशीदाकारी कवच को तोड़ दिया और उसने उसे मारने की कोशिश की थी। इस तरह के एक दुखद स्वर के साथ उसका दिल को दहलाने वाला वर्णन उसके श्रोताओं को आंसू लाने के लिए पर्याप्त होगा, जैसे उसकी नाटकीय शारीरिक भाषा के साथ एक टीवी नाटक। उसने घटनाओं को 100 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर सुमित गुस्से में था और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सच्चाई ठीक ऐसी ही है। वीरन ने सजावट करने के लिए अवसर लिया क्योंकि सुमित बेहोश था जबकि स्थिति सामने आई थी, अपनी सच्चाई पर जोर दे रहा था। सच्चाई मेरी गधा। तुम अकारण बखेड़ा खड़ा करते हो, तुम अफवाह शुरू करने वाले और धोखा देने वाले कचरे के टुकड़े।
तुम्हें झूठ बोलने के लिए एक पटकथा की भी जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम सब। महान वयोवृद्ध ने बार बार अपनी कुर्सी पर थप्पड़ मारा। सुमित ने वास्तव में उसके पोते को उसके सामने इस तरह से कोसने की हिम्मत की, तो वह शांत कैसे रह सकता था। लेकिन क्रोध केवल क्रोध हो सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी के बीच के विवादों में हस्तक्षेप करना उसके लिए उचित नहीं था। हम दूसरे वयोवृद्ध ने ठंडे ढंग से चिढ़ाया। महान वयोवृद्ध ने पूछा, दोनों तरफ ने अपनी बातें कही हैं, मेरे साथी वयोवृद्ध, तुम इसे कैसे देखते हो। हालांकि उसने इसे इस तरह से कहा था, उसकी आंखें कभी दूसरे वयोवृद्ध सुदर्शन को नहीं छोड़ती थीं, क्योंकि वह उनकी राय जानना चाहता था। सुदर्शन ने जवाब दिया, हम इसे कैसे देखते हैं? क्या ये पहले से ही अत्यंत स्पष्ट नहीं है? युवा पीढ़ी और उनके द्वंद्वों के बीच के विवादों को खुद ही निपटाया जाना चाहिए। हमें वयोवृद्धों को क्यों शामिल होना चाहिए? महान वयोवृद्ध हल्के से हंसे, जबकि चौथे वयोवृद्ध जयंत महान वयोवृद्ध का समर्थन करने के लिए गए। दूसरे भाई, तुमने जो कहा वह सही नहीं है। मूल रूप से स्थिति को युवा पीढ़ी के बीच उनके द्वंद्वों में निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वह अमरवीर आया, उसने एक परेशानी पैदा की और चीजों को जटिल बना दिया। वह कैसे? सबके आंखों के सामने उसने खुलेआम वीरन को एक द्वंद्व के लिए चुनौती दी और किसी भी मुख्य द्वार के नियमों को नहीं तोड़ा। वीरन की व्यक्तिगत ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए अगर वह हार गया तो वह किसे दोष दे। सुदर्शन गुस्से में थे कि उनके अपने पोते को अपमानित किया गया था, इसलिए उनका स्वर स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। चौथे वयोवृद्ध ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अगर उसने वास्तव में सिर्फ वीरन को तुलना करने के लिए चुनौती दी और फिर उसे हरा दिया, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लड़ाई के दौरान उसने एक हथियार बाहर निकाला और उस हथियार का इस्तेमाल करके वीरन के कशीदाकारी कवच को तोड़ दिया। प्रमुख ने कहा है कि साथी छात्रों के बीच की लड़ाइयों में कोई भी हथियारों का इस्तेमाल करने में असमर्थ होता है। उस अमरवीर ने स्पष्ट रूप से इस नियम को तोड़ा है और उसे स्वाभाविक रूप से उचित सजा मिलनी चाहिए। सुदर्शन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। चौथे बुजुर्ग प्रमुख ने उस तरह के कोई नियम नहीं बनाए थे, है ना? इन सभी वर्षों में एकांत में प्रमुख के साथ किसी ने वास्तव में उसके नियमों को बदलने की हिम्मत की है? इस प्रकार स्पष्ट रूप से उंगली उठाते हुए और यह सुनकर महान वयोवृद्ध गहराई से हिल गए। वीरेंद्र ने कहा, ओह। फिर दूसरे भाई, कृपया हमें बताओ कि प्रमुख ने ठीक क्या कहा था। सुदर्शन ने चिढ़ाया। प्रमुख ने कहा कि छात्रों के बीच के द्वंद्वों में छात्रों को हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, न ही ताकत बढ़ाने वाली अमरता की गोलियों का और न ही गुप्त कलाकृतियों का। द्वंद्वों के लिए छात्र केवल अपने युद्ध कौशल और मुट्ठी का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। बड़े भाई, ये मैंने गलत नहीं कहा है ना? महान वयोवृद्ध का चेहरा भयावह हो गया। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने जवाब दिया, वह सही है। अमरवीर की चुनौती। खून। द्वितीय गुरु सुरेंद्र ने ठंडी सांस ली। वरिष्ठ गुरु विजयंत ने पूछा, दोनों पक्षों ने अपनी बात कह दी है, मेरे साथी गुरुजनों, इस पर आप क्या सोचते हैं? हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, उनकी आंखें द्वितीय गुरु सुरेंद्र पर टिकी थीं। वह उनकी राय जानना चाहते थे। सुरेंद्र ने जवाब दिया, हम क्या सोचते हैं? क्या ये पहले से ही स्पष्ट नहीं है? युवा पीढ़ी के बीच के विवाद और उनके द्वंद्व उन्हें आपस में ही निपटाने चाहिए। हम गुरुजनों को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? वरिष्ठ गुरु विजयंत हल्के से मुस्कराए, जबकि चतुर्थ गुरु जतिन ने उनका समर्थन किया। द्वितीय भ्राता, आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। मूल रूप से यह मामला युवाओं के द्वंद्व में सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन जब वह अमरवीर आया तो उसने उपद्रव मचाया और चीजों को जटिल बना दिया। कैसे? उसने सबके सामने विराज को द्वंद्व के लिए चुनौती दी और अकादमी के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। विराज की व्यक्तिगत शक्ति पर्याप्त नहीं थी, तो अगर वह हार गया तो वह किसे दोष दे? सुरेंद्र इस बात से क्रोधित थे कि उनके ही पोते सुमित का अपमान हुआ है, इसलिए उनका लहजा स्वाभाविक रूप से कड़ा था। चतुर्थ गुरु ने बोलना चाहा, अमरवीर ने अगर सच में केवल द्वंद्व में विराज को पराजित किया होता तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन लड़ाई के दौरान उसने एक हथियार निकाला और उस हथियार का उपयोग करके विराज का माया कवच तोड़ दिया। प्रमुख गुरु ने कहा है कि साथी शिष्यों के बीच की लड़ाइयों में हथियार का उपयोग नहीं किया जा सकता। अमरवीर ने स्पष्ट रूप से इस नियम को तोड़ा है और उसे तदनुसार उचित दंड मिलना चाहिए। सुरेंद्र व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। चतुर्थ प्रमुख गुरु ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था, है ना? इतने वर्षों से प्रमुख गुरु एकांतवास में हैं, क्या किसी ने उनके नियमों को बदलने की हिम्मत की है?
ये स्पष्ट रूप से चतुर्थ गुरु पर उंगली उठाना था और यह सुनकर वरिष्ठ गुरु विजयंत भी प्रभावित हुए। विजयंत ने कहा, ओह, तो द्वितीय भ्राता, कृपया हमें बताएं कि प्रमुख गुरु ने वास्तव में क्या कहा था। सुरेंद्र ने उपहास किया। प्रमुख गुरु ने कहा था कि शिष्यों के बीच के द्वंद्व में शिष्य न तो हथियारों का उपयोग करेंगे, न ही शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों का, और न ही गुप्त कलाकृतियों का। द्वंद्व के लिए शिष्य केवल अपने मार्शल कौशल और मुट्ठियों का उपयोग करने में सक्षम हैं। ज्येष्ठ भ्राता, मैंने ये गलत नहीं कहा है ना? वरिष्ठ गुरु विजयंत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये सही है। अगर यह सही है। सुरेंद्र जोर से हंसे। विराज और सुमित के बीच के द्वंद्व में उसने एक रक्षात्मक कलाकृति क्यों पहन रखी थी? क्या यह अकादमी के नियमों को तोड़ना नहीं है? हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? उन्होंने पहले अमरवीर के बारे में नहीं पूछा, बल्कि पहले विराज को घेरे में लिया, जिससे वरिष्ठ गुरु विजयंत उन्हें घूरते रह गए और कोई जवाब नहीं दे पाए। अगर विराज सच में अपने कौशल से सुमित के खिलाफ जीता होता, तो सुमित की हार पर कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन चूंकि विराज अपनी रक्षात्मक कलाकृति के संरक्षण में था और उसने उस संरक्षण का उपयोग करके मेरे पोते को अपमानित किया, ज्येष्ठ भ्राता, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? सुरेंद्र ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी हथेली को अपनी कुर्सी के बाजू पर मारा, जिससे वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। विजयंत खुद को नीचा करने के लिए मजबूर हुए। द्वितीय भ्राता, कृपया अपना क्रोध शांत करें। विराज की रक्षात्मक कलाकृति मैंने उसे दी थी, लेकिन वह केवल इसलिए थी क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन वह एक बच्चे की तरह था और वास्तव में कलाकृति की शक्ति का उपयोग दूसरों के साथ द्वंद्व के लिए किया। यह विराज की गलती थी। ठीक इसके बाद एक क्रोधित आवाज तुरंत सुनाई दी, विराज, तुमने अभी तक अपने ज्येष्ठ भ्राता सुमित से माफी क्यों नहीं मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं किया है? विराज अत्यंत चतुर था और तुरंत सुमित के सामने हाथ जोड़कर बोला, सुमित ज्येष्ठ, इस बार गलती इस कनिष्ठ भ्राता की थी और वह आपसे माफी मांगता है। ज्येष्ठ भ्राता, आप एक महान व्यक्ति हैं, महान क्षमा वाले हैं, इसलिए कृपया मेरी गलतियों की परवाह न करें। सुमित ने अपने अनादर को अतिरंजित किया। लेकिन चूंकि चीजें इस बिंदु पर पहुंच चुकी थीं, तो सुरेंद्र और क्या कह सकते थे? वरिष्ठ गुरु ने कहा, विराज गलत था, लेकिन अमरवीर ने नियमों का और बड़ा उल्लंघन किया। हाथ में एक दैवीय हथियार लेकर उसने विराज को मारने की धमकी दी। यदि अनुशासन कक्ष के शिष्यों का समय पर हस्तक्षेप नहीं होता, तो मुझे डर है कि विराज अपनी जान पहले ही गंवा चुका होता। यह अत्यंत बुरी नीयत से किया गया था, इसलिए अमरवीर को तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। चतुर्थ गुरु जतिन और पंचम गुरु युवराज दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि द्वितीय गुरु ठंडी हंसी हंसे। विराज ने नियम तोड़ा और केवल माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया गया, जबकि अमरवीर को दंड भुगतना होगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि विराज आपका पोता है, ज्येष्ठ भ्राता, इसलिए उसे विशेष अधिकार मिल सकते हैं? अगर ऐसा है, तो हमारे महान गुरु परिषद की गगन दुर्ग अकादमी में कोई प्रतिष्ठा और सम्मान कैसे रहेगा? विजयंत का चेहरा गंभीर हो गया। द्वितीय भ्राता, आपके शब्द चुभने वाले हैं। अमरवीर की गलतियों और विराज की गलतियों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। विराज ने केवल खुद को बचाने के लिए एक रक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जबकि अमरवीर के हथियार का उपयोग हत्या के प्रयास के लिए किया गया था और भविष्य में किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए द्वितीय भ्राता, आपको अंतर देखने में सक्षम होना चाहिए। सुरेंद्र ने जवाब दिया, मैं ज्येष्ठ भ्राता से पूछने की हिम्मत करता हूं, किसने अमरवीर को इस तथाकथित खजाने के साथ देखा है? अगर यह हथियार वास्तव में मौजूद होता, तो अनुशासन कक्ष के शिष्य इसे जब्त क्यों नहीं कर पाए या अमरवीर के शरीर पर क्यों नहीं ढूंढ पाए? चतुर्थ, क्या आपके अनुशासन कक्ष ने ऐसी कोई चीज पाए जाने की सूचना दी? अनुशासन कक्ष चतुर्थ गुरु जतिन के अधिकार क्षेत्र में आता था। जब उन्हें संबोधित किया गया, तो उन्होंने केवल सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह नहीं मिला था। उपस्थित कई शिष्यों की आंखों के सामने उन सभी ने अमरवीर को एक खून के रंग का ब्लेड पकड़े देखा था। यह अकाट्य सत्य है। सुरेंद्र ठंडी हंसी हंसे और फिर अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग करके उन्होंने एक लंबी और पतली ब्लेड बनाई जो पूरी तरह से वर्ल्ड क्यूई से बनी थी। हालांकि इसका रूप अस्थिर था, फिर भी आप इसकी शक्ति और महिमा को महसूस कर सकते थे। अगर ऐसा था, तो क्या मेरे पास भी एक हथियार नहीं है? सुरेंद्र उपहास में हंसे, उनका सामना कर रहे तीनों विरोधी लोगों को देखते हुए।
ये केवल वर्ल्ड क्यूई का उत्कृष्ट उपयोग है, इसे हथियार कैसे माना जा सकता है? पंचम गुरु युवराज ने हल्के से सिर हिलाया। द्वितीय भ्राता का मतलब है कि अमरवीर जो केवल प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण में है, वह पहले से ही अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग इस हद तक कर सकता है। चतुर्थ गुरु जतिन ने सुरेंद्र को एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। ये शब्द एक मजाक की तरह थे, क्योंकि केवल तभी जब एक मार्शल व्यवसायी सच्चे तत्व चरण तक पहुंच जाता है और उनकी वर्ल्ड क्यूई सत्य क्यूई बन जाती है, तो वे अपनी क्यूई को एक ठोस पदार्थ में बनाने में सक्षम होते हैं। जबकि अमरवीर केवल प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण में था और सच्चे तत्व चरण के बीच की दूरी 1800 ली जितनी थी। उसके पास ये क्षमता कैसे हो सकती थी? मैंने यह नहीं कहा कि उसकी वर्ल्ड क्यूई पर उसका नियंत्रण ऐसी स्थिति तक पहुंच गया है, लेकिन क्या मेरे साथी भ्राता भूल गए हैं कि मार्शल कौशल भी इसे संभव बना सकते हैं? सुरेंद्र ने ठंडी सांस ली। असंभव, यहां तक कि अगर उसने ऐसे अजीबोगरीब मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, तो एकमात्र प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण का मार्शल व्यवसाय माया कवच को नष्ट नहीं कर सकता। विजयंत ने बार बार सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये केवल हो सकता है कि मेरे साथी भ्राता इन बीते वर्षों में शक्ति छीनने में बहुत व्यस्त रहे हैं कि आप बस समय के साथ नहीं चल पाए हैं। ये शब्द सुनने में थोड़े अप्रिय थे और विजयंत का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। द्वितीय, क्या तुम वास्तव में उस अमरवीर की रक्षा करने पर जोर दे रहे हो? अगर मैं हूं तो क्या? सुरेंद्र अचानक खड़े हो गए। इस बार के ये मामले, सरल शब्दों में, ये केवल युवा पीढ़ी के बीच का द्वंद्व है, लेकिन आपने इतना हंगामा करने पर जोर दिया। चूंकि आप जोर देते हैं, तो मैं आपके अंतहीन परेशान करने में आपका मनोरंजन करूंगा। या तो आप अमरवीर और विराज दोनों को दंडित करें, क्योंकि उन दोनों ने अकादमी के नियमों को तोड़ा है, किसी को भी बख्शे नहीं। या इस मामले को सुलझा हुआ माना जाएगा और कोई भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। विजयंत ने एक ही बार में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर ऐसा है जैसा आप कहते हैं, तो अमरवीर ने वास्तव में माया कवच को तोड़ने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया। लेकिन इतनी कम उम्र में वह पहले से ही इतना निर्दयी है, इसलिए भविष्य में वह निश्चित रूप से गलत रास्ते पर भटक जाएगा। हमारी गगन दुर्ग अकादमी में ऐसे लोग नहीं हो सकते। वह केवल प्रारंभिक तत्व चरण में है। आपको कैसे पता चलेगा कि वह भविष्य में पतित होगा या नहीं? क्या ज्येष्ठ भ्राता भविष्य देख सकते हैं? द्वितीय भ्राता। चतुर्थ गुरु जतिन कुछ कहने ही वाले थे कि सुरेंद्र के क्रोध से भरे चिल्लाहट ने उन्हें बीच में ही काट दिया। जतिन की नाक पर उंगली उठाते हुए उन्होंने उन्हें शाप दिया। चतुर्थ प्रमुख गुरु के एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने तुम्हें अनुशासन कक्ष का प्रभारी बनाया, और इन बीते वर्षों में आइए देखें कि अनुशासन कक्ष ने क्या किया है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वे कब रहे हैं? यदि अनुशासन कक्ष केवल शिष्यों को दबा सकता है और सत्ता संघर्ष में प्रवेश कर सकता है, तो इसका आपके लिए क्या उपयोग है? कल मैं प्रमुख गुरु के पास जाऊंगा और उनसे आपको अनुशासन कक्ष के कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए कहूंगा। क्या तमाशा है? चतुर्थ गुरु को इतना शाप मिला कि उनकी आंखें क्रोध से फड़कने लगी, लेकिन वह कुछ भी खंडन नहीं कर पाए जो उन्होंने कहा था और केवल अंदर से दुखी महसूस कर सकते थे। द्वितीय भ्राता, क्या होगा अगर मैं अमरवीर को गगन दुर्ग अकादमी से निष्कासित करने पर अड़ा रहूं? विजयंत ने पूछा। उनके चेहरे पर कोई गर्माहट नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुरेंद्र पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो हम उन नियमों का पालन करेंगे जो प्रमुख गुरु ने निर्धारित किए थे और वोट से फैसला करेंगे। यदि वरिष्ठ गुरु की राय जीतती है, तो द्वितीय भ्राता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, अपना हाथ उठाकर वोटिंग करना। सुरेंद्र जोर से हंसे। ज्येष्ठ भ्राता, आप वास्तव में नहीं सोचते कि मैं, सुरेंद्र, एक मूर्ख हूं, है ना? अपना हाथ उठाकर वोट करने की क्या कोई आवश्यकता है? यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, तो आपको क्या संतुष्ट करेगा? क्या आप प्रमुख गुरु के नियमों को भी अपनी आंखों में नहीं डाल रहे हैं? इस झगड़े के माध्यम से विजयंत भी क्रोधित हो गए थे। गुरु कक्ष के भीतर से धुआं उठ रहा था, इतना कि वह फूटने वाला था। शांत हो जाए, आप सभी शांत हो जाए और आकर एक कप चाय पीजिए। हर कोई अपना सिर ठंडा करें। तृतीय गुरु हे बैशुई ने, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, अंत में हस्तक्षेप किया और उन सभी को जल्दबाजी में कार्य न करने की सलाह दी। तृतीय गुरु स्वभाव से कोमल थे और यद्यपि वह द्वितीय गुरु के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने किसी भी विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका नाम बिल्कुल उनके कैचफ्रेज के समान है,
हे बैशुई, एक कप चाय पीजिए। जैसे ही गुरुजनों के बीच कोई घर्षण होता था, वह हमेशा इस तरह से उनके बीच मध्यस्थता करते थे। बस इतना था कि परिणाम बहुत बड़े नहीं होते थे। मैं नहीं पीऊंगा। प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु दोनों ने एक ही समय में दहाड़ लगाई, एक दूसरे को घृणा से देखते हुए एक दूसरे का अनुपालन करने से इनकार कर दिया। तृतीय गुरु असहाय रह गए और केवल खुद ही इसका आनंद लेना जारी रख सकते थे। जैसे ही गुरुजन बहस कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, बाहर के दरवाजे से एक व्यक्ति की आवाज आई, इस शिष्य के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे उसे गुरुजनों को सूचित करने की आवश्यकता है। चतुर्थ गुरु की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत कहा, अंदर आओ। जब गुरुजन चीजों पर चर्चा कर रहे थे, तो शिष्यों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि कोई उन्हें परेशान करने आया था, ये गगन दुर्ग अकादमी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब गुरुजनों को इस बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने क्षण भर के लिए अपना झगड़ा बंद कर दिया। जब वह शिष्य अंदर चला आया, तो चतुर्थ गुरु जतिन ने पूछा, क्या मामला है? गुरुजनों को सूचित कर रहा हूं, किसी ने बलपूर्वक वन कारागार में घुसकर उपद्रव मचाने वाले अमरवीर, ललित और बाकी लोगों को बचा लिया है। क्या? चतुर्थ गुरु तुरंत मौके पर खड़े हो गए, जबकि अन्य गुरुजन भी समान रूप से चौंक गए। वह कौन है जो इतना साहसी है कि उसने उन्हें बचाने के लिए वन कारागार में घुसने की हिम्मत की? गगन दुर्ग अकादमी के उस शिष्य ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और केवल अपना सिर ऊपर उठाकर डरपोक तरीके से घूरता रहा। सुरेंद्र का दिल धड़का और उन्हें अचानक एक बुरा पूर्व ज्ञान हुआ। इस सब से वरिष्ठ गुरु ये पता लगा सकते थे कि क्या हुआ था और वह तुरंत शांत हो गए इससे पहले कि शिष्य को निर्देश देते, तुम बोलो। ये सुकृति, ज्येष्ठ सुकृति हैं। एक बार जब वे शब्द बोले गए, तो वरिष्ठ गुरु की मुस्कान बहुत बढ़ गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ गुरु और पंचम गुरु ने भी सुरेंद्र को अजीब तरह से देखा, जबकि तृतीय गुरु ने अपनी चाय पीना जारी रखा। सुरेंद्र की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही, इतना क्रोधित हुए कि वह अपने दांत पीसना बंद नहीं कर सके। उन्होंने चिल्लाया, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा? क्या वह व्यक्ति जो वन कारागार में घुस गया था, वास्तव में सुकृति थी? वह अनुशासन शिष्य इतना डर गया था कि वह लगातार कांप रहा था और तुरंत जवाब दिया, इस शिष्य ने इसे दिन के उजाले की तरह स्पष्ट देखा। मैं ज्येष्ठ सुकृति के नाम और प्रसिद्धि को स्पष्ट रूप से जानता हूं और यदि द्वितीय गुरु मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप खुद देखने के लिए एक यात्रा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। सुरेंद्र ने अपना हाथ हिलाया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर चले गए। थोड़ी देर बाद वह वन कारागार पहुंचे और एक बर्फीली ठंडी ठंडक महसूस की। इस प्रकार की ठंडक सुकृति के अलावा पूरी गगन दुर्ग अकादमी में किसी और के पास नहीं थी। इस लड़की को वास्तव में स्थिति की गंभीरता का पता नहीं था, बहुत लापरवाह। द्वितीय भ्राता, आप इस स्थिति को कैसे देखेंगे? वरिष्ठ गुरु ने एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ पूछा, अपना चाय का प्याला पकड़े हुए जब वह अपने शरीर में वापस आने का इंतजार कर रहे थे। वह शांत और बेपरवाह थे जब उन्होंने पूछा। उस क्षण वरिष्ठ गुरु काफी शांत थे। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को जीतने की अनुमति देने से इनकार कर रहे थे, तो यह घटना एक पक्ष को जीतने की अनुमति देने की कुंजी होगी। वन कारागार किस तरह की जगह है? वह जगह थी जहां उन शिष्यों को रखा जाता था जिन्होंने गगन दुर्ग अकादमी में गलत काम किए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमरवीर ने कोई गलत काम नहीं किया था, अगर वह वहां बंद था, जब तक कि एक उचित समाधान नहीं हो जाता, वह बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन अब यह महान था, सुकृति ने जगह पर धावा बोल दिया था और बलपूर्वक उसे दूर ले जाने की कोशिश की थी। एक क्षणिक निर्णय, परिणाम यह हुआ कि वह चली गई थी और गगन दुर्ग अकादमी में एक बड़ा नियम तोड़ दिया था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया, तो सुकृति को भी दंडित करना होगा। विजयंत जानते थे कि सुरेंद्र निश्चित रूप से सुकृति को घेरे में नहीं आने देंगे। चूंकि ऐसा था, उन्हें एक कदम पीछे हटना होगा और उन्हें सम्मान देना होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह इस आधार पर होगा कि उन्हें अमरवीर से निपटने की अनुमति थी। अब जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो इन 5 गुरुजनों में से कोई भी अमरवीर से किसी अन्य तरीके से संबंधित नहीं था। आज तक उन्होंने जो बड़ा हंगामा किया था, वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए था, गगन दुर्ग अकादमी के नेतृत्व के लिए लड़ रहे थे। अब वरिष्ठ गुरु को लगा कि वह ये लड़ाई जीत जाएंगे। अगर यह मामला फैल गया, तो सभी शिष्य सोचेंगे कि उनका गुट गगन दुर्ग अकादमी में सच्चा निर्णय लेने वाला गुट होगा, और फिर उनका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। सुरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी अभिव्यक्ति ने काफी देर तक संघर्ष किया,
इससे पहले कि वह एक नाराज लहजे में कहते, ज्येष्ठ भ्राता इसे कैसे भी संभालना चाहते हैं, तो आप इसे संभालेंगे। चूंकि सुरेंद्र को हार मानने के लिए मजबूर किया गया था, तो उनके पास उनसे आगे झगड़ा करने का दिमाग कैसे हो सकता था। सुकृति को दंडित न किए जाने के लिए तो अमरवीर का बलिदान करना होगा। जहां पहाड़ियां हरी हैं, वहां जलने के लिए लकड़ी होगी। भविष्य में हमेशा बदला लेने का मौका मिलेगा। बूढ़े भूत। जैसे ही सुमित ने वे शब्द सुने, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में सुरेंद्र को देखा। तुमने मुझे क्या कहा? सुरेंद्र क्रोध में भड़क गए, जैसे वह अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे। दादाजी, आप ऐसे नहीं हो सकते। सुमित ने तुरंत खुद को सुधारा। इस मामले के संबंध में कुछ भी कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सुरेंद्र ने उसे भयंकर रूप से घूरा। ज्येष्ठ भ्राता अमर ने मेरी जान बचाई है, आप उनकी परवाह नहीं कर सकते। अगर आप उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो ये बहुत कृतघ्न होना है। तुम चुप रहो। इस सब बोलने से सुरेंद्र का चेहरा लाल हो गया था, और यद्यपि वह 100 अलग अलग तरीकों से अनिच्छुक थे, वह तलवार के नीचे थे और उन्हें ये खिलाया गया था, वह क्या कर सकते थे। सुमित के उनके बगल में एक कीड़े की तरह बड़बड़ाने के साथ सुरेंद्र का हाथ हवा में चला गया। तुरंत बाद सुमित एक मूर्ति की तरह जम गया, हिलने या बोलने में असमर्थ, केवल सुनने में सक्षम। जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते, मैं तुमसे निपटूंगा। सुरेंद्र के नथुने गर्मी और क्रोध से फड़क उठे। हा, वरिष्ठ गुरु संतुष्टि के साथ हंसे। चूंकि द्वितीय भ्राता को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह इस तरह सुलझाया जाएगा। समाप्त करते हुए उन्होंने अभी भी वहां खड़े शिष्य को देखा। इस आदेश को नीचे भेजो। ट्रायल शिष्य अमरवीर ने बार बार अकादमी के नियमों को तोड़ा है। उसके कार्य निर्दयी हैं। इस प्रकार अनुशासन कक्ष उसे पकड़ लेगा और वन कारागार में कैद कर देगा, जब तक कि प्रमुख गुरु उसका दंड तय करने के लिए वापस नहीं आ जाते। जहां तक सुकृति की बात है, चूंकि वह युवा और अज्ञानी है, और यह भी उसका पहला अपराध था, हम इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। मेरे साथी भ्राता इस बारे में क्या सोचते हैं? अन्य गुरुजनों को कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? तो जाओ। उनके हाथ के एक लहराने के साथ एक आदेश गोली उस अनुशासन कक्ष के शिष्य के हाथों में उड़ गई। गुरु आदेश। इस गोली को देखना व्यक्ति को खुद को देखने के बराबर था। इस आदेश गोली के साथ सुकृति अब लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, उस अनुशासन कक्ष के शिष्य ने आदेश प्राप्त किया और तेजी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे के सामने की दिशा से एक खून जमा देने वाली चीख आई, और किसी के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। गुरुजनों के चेहरे काफी बदल गए, और जैसे ही वे ये पता लगाने के लिए खड़े हो रहे थे कि क्या हुआ, एक व्यक्ति की आवाज सुनी गई। साथ ही गुरुजनों के पास ऐसी शक्ति है। आवाज गूंज उठी, जबकि पतले सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर चला आया। जब वह अंदर चला आया, तो वह उस शिष्य को भी ले जा रहा था जो अभी अभी गया था, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया था। यहां तक कि गुरुजन भी इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा दबा दिए गए थे। वह व्यक्ति घुटने टेकने वाले विराज और सुमित के पास गया और लापरवाही से अपने पैरों में से एक को उठाया और विराज को एक तरफ लात मारी। जाओ जाओ जाओ, रास्ता मत रोको। विराज का शरीर हवा में उड़ गया, जब वह बुरी तरह से विलाप कर रहा था। गुरु कक्ष में सभी 5 गुरुजनों के चेहरे लगातार बदल रहे थे, और विजयंत ने अपनी आंखें संकरी की और व्यक्ति से कहा, कोषाध्यक्ष मेंग। वह व्यक्ति जो अभी अभी आया था, वह वास्तव में योगदान कक्ष के मेंग जी थे। इस व्यक्ति की बात करें तो सभी 5 गुरुजन भ्रमित थे। 10 या इतने साल पहले ये व्यक्ति अचानक गगन दुर्ग अकादमी में दिखाई दिया था। वे नहीं जानते थे कि उनका प्रमुख गुरु के साथ क्या संबंध था, लेकिन इसके साथ उन्होंने गगन दुर्ग अकादमी में निवास करना शुरू कर दिया था और योगदान कक्ष के प्रभारी थे। कई बार उन्होंने प्रमुख गुरु से उनके बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे भ्रमित और बिना जवाब के रह जाते थे। लेकिन सभी 5 गुरुजन जानते थे कि यह व्यक्ति एक विशेषज्ञ था। वे ये भी जानते थे कि वह उनके प्रमुख गुरु से नीचे थे। सौभाग्य से इस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं था, और उन्होंने केवल योगदान कक्ष के अंदर अपने दिन बिताए, अपनी जगह जानते हुए। इस वजह से उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वह इस जगह पर बिन बुलाए आए थे। विजयंत को एक बेहोश भावना थी कि जब वह इस कोषाध्यक्ष मेंग का सामना कर रहे थे, तो उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह उससे कहीं अधिक मजबूत था, जैसा कि उनके प्रमुख गुरु का सामना करते समय था। अपनी मुस्कान के बीच विजयंत ने बोलना शुरू किया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोषाध्यक्ष मेंग मेरे गुरु कक्ष में क्यों आए हैं? मेंग जी ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने केवल मुस्कुराया और सुरेंद्र को देखा।
सुरेंद्र काफी भ्रमित थे, ये सोचते हुए कि क्या उनका चेहरा फूल उगने लगा था, अन्यथा वह उन्हें क्यों देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि आपका फैसला सही है? मेंग जी ने अचानक सवाल किया। क्या? सुरेंद्र खाली घूर रहे थे। सुकृति को बचाने के लिए अमरवीर का बलिदान करना, क्या आपको लगता है कि आपका चुनाव सही है? कोषाध्यक्ष मेंग ने हल्के से हंसने से पहले पूछा। सुरेंद्र बहुत शर्मिंदा हो गए और सोचा कि वह उनकी आलोचना करने आए थे। मेंग जी ने जारी रखा, अगर ऐसा है और आप ऐसा करते हैं और वास्तव में सुकृति को उसकी दुर्दशा से बचाते हैं, तो वह क्या सोचेगी जब उसे अपनी सुरक्षा के कारण का एहसास होगा। सुरेंद्र खाली आगे घूरते रहे इससे पहले कि उनके माथे से पसीने की बूंदें गिर गईं क्योंकि उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर आप वास्तव में ऐसा करते हैं, तो आप केवल उसके दिल में आंतरिक दानव अपराध पैदा करेंगे। वह शीत हृदय रहस्य का प्रशिक्षण लेती है, इसलिए अगर ये दानव अपराध वास्तव में दिखाई दिए तो आपको किसी और से ज्यादा परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। मेंग जी ने सुरेंद्र के कानों में फुसफुसाया, जबकि उन्हें लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा है। उनके भीतर पश्चाताप की एक महान भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने केवल अल्पकालिक लाभों के बारे में सोचा था और विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभावों को देखने में विफल रहे थे जो ये सुकृति के लिए लाया होता। सच है कि अमरवीर का बलिदान करके वह सुकृति को बचाएंगे, लेकिन जब तक वह हर दिन जीती, वह सोचेगी कि उसे कैसे बचाया गया और यह सब अमरवीर की कड़ी मेहनत से कैसे हुआ। लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद वह अपराध बोध से टॉर्मेंटेड हो जाएगी, तो उसकी खेती कैसे बढ़ेगी। अपने सुझावों के लिए कोषाध्यक्ष मेंग को बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हाँ हाँ, मेंग जी हल्के से हंसे, भले ही मैंने यह नहीं कहा होता, तो भी आपने इसके बारे में सोचा होता। ये केवल इतना है कि आप इसके बारे में बाद में ही सोचते। वरिष्ठ गुरु एक तरफ खड़े थे, उनका चेहरा अस्पष्ट था। इतने समय के बाद बड़ी मुश्किल से वह अंत में अपने द्वितीय भ्राता पर एक फायदा खोजने में कामयाब रहे थे, लेकिन जैसे ही चीजें उनके रास्ते पर आने वाली थीं, कोषाध्यक्ष मेंग दिखाई दिए। उनसे बस कुछ शब्दों के साथ उनके द्वितीय भ्राता स्वेच्छा से अपनी सफेद झंडी कैसे उठाना जारी रख सकते थे। सुकृति के भविष्य की संभावनाओं के लिए वह इस बार निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। इसका एहसास करते हुए विजयंत का चेहरा गिर गया। कोषाध्यक्ष मेंग, ये गगन दुर्ग अकादमी का गुरु कक्ष है, कोई भी, यहाँ तक कि गुरुजन भी, बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। मैं सुझाव देता हूँ कि आप वहीं लौट जाएं जहाँ से आप आए थे। मेंग जी ने केवल उन्हें देखा, चुपचाप पीछे हट गए, फिर उनका आंकड़ा अचानक चमका और गुरु कक्ष में सबसे ऊंची जगह पर फिर से प्रकट हुआ। दुस्साहस, विजयंत ने जोरदार ढंग से चिल्लाया, जबकि अन्य गुरुजनों के चेहरे सभी क्रोध से तेज थे। वे सभी मेंग जी को अप्रिय चेहरों के साथ देख रहे थे। उनका मुद्दा उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं था, लेकिन इस तथ्य के कारण था कि वह सीट गगन दुर्ग अकादमी के प्रमुख गुरु की थी और प्रमुख गुरु के अलावा किसी और के पास वहां होने की योग्यता नहीं थी। भले ही ये साथी गुरुजन इन वर्षों में एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, वरिष्ठ गुरु ने भी उस पद पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब अज्ञात मूल के योगदान कक्ष का एकमात्र कोषाध्यक्ष उस जगह पर जाने की हिम्मत कर रहा था। ये साथी गुरुजन क्रोधित क्यों नहीं होंगे? ये पूरी गगन दुर्ग अकादमी का अपमान कर रहा था। हाँ हाँ, सब लोग कृपया क्रोधित न हों। मेंग जी ने उदासीनता से हंसे और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपके प्रमुख गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और केवल एक संदेश देने के लिए यहाँ हूँ। प्रमुख गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 5 गुरुजनों ने एक ही समय में चिल्लाया। हाल के वर्षों में भले ही वे 5 गुरुजन ही उनसे मिलना चाहते थे, यह आकाश तक पहुंचने के बराबर था। उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि कोषाध्यक्ष मेंग उनसे मिल पाए होंगे। और उनके लहजे से ऐसा लगा कि आज की घटनाओं के कारण उनके पास कुछ चीजें थीं जो वह कहना चाहते थे। ये सब क्या है? एक सामान्य दिन पर भले ही चीजें उल्टी हो जाएं, प्रमुख गुरु हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया जब ये केवल युवा पीढ़ियों के बीच एक छोटा सा विवाद था? यह क्या है? आप सभी को इसे पहचानना चाहिए, है ना? मेंग जी के हाथ के भीतर एक बैंगनी रंग का जेड पेंडेंट था। प्रमुख गुरु का पेंडेंट। यह जेड पेंडेंट गगन दुर्ग अकादमी का प्रतीक था और नकली बनाना बिल्कुल असंभव था। चूंकि आप जानते हैं, यह अच्छा है। मेंग जी हल्के से मुस्कुराए। विजयंत ने एक विचारशील लहजे में पूछा, क्या मैं पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि प्रमुख गुरु आपको क्या निर्देश देना चाहते थे?
भले ही प्रमुख गुरु ने गगन दुर्ग अकादमी से संबंधित किसी भी मामले का प्रबंधन किए 10 साल हो गए थे, उनकी स्थिति की प्रतिष्ठा और शक्ति थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई थी। मेंग जी ने जवाब दिया, आपके प्रमुख गुरु ने कहा, आपने बड़ी चीजों को छोटा और छोटी चीजों को बड़ा बना दिया है। ये सब चीजें इसमें शामिल लोगों के नाम के कारण हैं। बड़ी पीढ़ी के रूप में, क्या आपको युवा पीढ़ियों की समस्याओं में हस्तक्षेप करने में शर्म नहीं आती है? आप थोड़े बहुत बेशर्म हैं। विजयंत चौंक गए और अंत में लंबे समय के बाद बोले, प्रमुख गुरु। प्रमुख गुरु ने वास्तव में ऐसा कहा? ओह, वह आखिरी हिस्सा मेरे शब्द थे। आपके प्रमुख गुरु ने केवल पहला आधा कहा। मेंग जी ने उदासीनता से जवाब दिया। 5 गुरुजन इस हद तक क्रोधित थे कि वे खून थूकना चाहते थे। ये डांट वास्तव में मजबूत। ये वास्तव में एक अच्छा नहीं था। इसके अलावा, अमरवीर पहले ही प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसे एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। आखिरकार, उसकी ट्रायल शिष्य की स्थिति को जारी रखना एक अच्छी बात नहीं है। ये भी आपके शब्द हैं? विजयंत ने काफी संदेह के साथ पूछा। यह आपके प्रमुख गुरु ने कहा था। मेंग जी अच्छी तरह से हंसे, चूंकि मैंने ये शब्द पहले ही प्रसारित कर दिए हैं, तो मैं अब आप सभी को छोड़ दूंगा। इन शब्दों के साथ, वह पद से नीचे उतरने लगे। 5 गुरुजनों ने सभी ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों से एक दूसरे को संकेत दिया। चूंकि प्रमुख गुरु पहले ही अपने शब्द दे चुके थे, तो चर्चा करने के लिए और क्या बचा था, क्योंकि यह वास्तव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन सभी ने अपने स्वयं के उद्देश्यों के कारण इतना हंगामा किया, इसलिए पीछा न करना, क्या यह एक सरल कार्य नहीं होगा? सुरेंद्र ठंडी हंसी हंसे और अपने हाथ हिलाए इससे पहले कि बाहर चले गए। प्रमुख गुरु के आदेशों के साथ, उन्हें अब और झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी और जब वह हॉल के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने सुमित को उठाया और जल्दी से दूर चले गए। द्वितीय गुरु के जाने के तुरंत बाद, तृतीय गुरु हेबई शुई ने भी खुद को बहाना बनाया और गुरु कक्ष में केवल वरिष्ठ गुरु का गुट छोड़कर चले गए। पंचम गुरु युवराज, ज्येष्ठ भ्राता, कुछ ठीक नहीं है। आज की घटनाएं इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रमुख गुरु को हिला दिया। क्या इसमें किसी तरह की साजिश हो सकती है? चतुर्थ गुरु ने भी सहमति में सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमुख गुरु हमें एक चेतावनी भेजना चाहते थे कि वह अभी भी गगन दुर्ग अकादमी पर नजर रख रहे थे? ये भी वह छिपा हुआ अनुमान था जो वरिष्ठ गुरु ने लगाया था, लेकिन वह बस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब किसी और ने इसे आवाज दी, तो उनके दिल ने जोर से धड़कन दी। कोई बात नहीं, हमें एक कदम पीछे हटना होगा और भविष्य में, कोई बात नहीं, हमें सावधान रहना होगा और अधिक सावधान। वरिष्ठ गुरु ने कहा, खुद से बुदबुदाते हुए, लेकिन आप प्रमुख गुरु के इरादे के लिए चारों ओर जांच करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रमुख गुरु वास्तव में क्या सोच रहे हैं। देखें कि क्या उनके पास एकांतवास छोड़ने और गगन दुर्ग अकादमी पर कब्जा करने के बारे में कोई विचार है, तो मुझे एक सहायक बनना होगा, लेकिन अगर उन्होंने केवल क्षणिक प्रेरणा पर कार्य किया, तो ये गगन दुर्ग अकादमी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में कार्यभार संभाल सके। ये सही है, लेकिन हमें कैसे जांच करनी चाहिए? चतुर्थ गुरु ने धीरे से पूछा। क्या प्रमुख गुरु ने उस अमरवीर को एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत करने के लिए नहीं कहा? आप उससे भी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है। चतुर्थ गुरु और पंचम गुरु दोनों ने अचानक महसूस किया। वन कारागार, सुकृति, क्षितिज और बाकी लोग अभी भी आमने सामने थे, किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। ये स्थिति पहले ही पूरे 30 मिनट तक बनी रही थी। सुकृति के चारों ओर की ठंडी हवा बहुत मजबूत हो गई थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि अमरवीर ने जिस मार्शल कौशल की खेती की थी, वह उसके शीत हृदय रहस्य को दबाने के लिए हुआ, तो वह बहुत पहले ही एक बर्फ की मूर्ति बनने के लिए जम गया होता। जैसे ही वे गतिरोध में बने रहे, एक अनुशासन कक्ष शिष्य जल्दी से भागता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ गुरु ने एक आदेश भेजा है, उन्हें रिहा करो। क्या? क्षितिज मूर्ख बन गया। उस अनुशासन कक्ष शिष्य ने अपने चेहरे पर एक कड़वा नजर के साथ जारी रखा। ज्येष्ठ भ्राता क्षितिज, गुरुजनों ने पहले ही कहा है कि आज के मामले यहीं समाप्त होते हैं और कोई भी आगे की जांच नहीं करेगा या आपको अकादमी के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। क्षितिज ने एक जहरीली टकटकी के साथ अमरवीर को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर सुकृति ने हमला करना शुरू कर दिया होता, तो वह अमरवीर को बाहर निकालने के लिए एक बहाना ढूंढ सकता था। लेकिन सुकृति ने उसे वह अवसर कभी नहीं दिया, और गुरुजनों से आदेश सुनकर, वह जानता था कि अब उसके पास अमरवीर को बाहर निकालने का कोई मौका नहीं था।
दुख में अपने दांत पीसते हुए क्षितिज ने क्रोध में दहाड़ लगाई, उन्हें रिहा करो। सुकृति ने अमरवीर का समर्थन करना जारी रखा जबकि धीरे धीरे ललित और अन्य लोगों को बाहर ले जाया गया। क्षितिज की जटिल टकटकी के नीचे वे धीरे धीरे दूर चले गए। युवा शिष्यों के बीच इस बड़े पैमाने पर लड़ाई पर पर्दे अजीब तरह से बंद हो गए। बहुत से लोगों ने सोचा कि यह असामान्य था, खासकर जब यह बिना किसी स्पष्टीकरण के हुआ। इस बार की लड़ाई में कई लोग शामिल थे, जिसमें अनुशासन कक्ष ने सुकृति को घेरने और रोकने के लिए 100 से अधिक शिष्य भेजे, जिसने केवल उनकी शक्ति की पुष्टि की। जबकि शामिल अन्य व्यक्ति अमरवीर कई शिष्यों के लिए जाने गए, जो शामिल थे और जो सुकृति के साथ उनके संबंध से ईर्ष्या करते थे। कुल मिलाकर उनके बारे में कई अलग अलग अफवाहें थीं। इन अफवाहों का विषय अमरवीर गहरी नींद में सो रहा था। वन कारागार छोड़ने के तुरंत बाद अमरवीर तुरंत सोने चला गया। जब उन 5 अनुशासन कक्ष शिष्यों द्वारा उन पर हमला किया गया और पीटा गया, हालांकि वे गंभीर नहीं थे, फिर भी वे काफी कठोर थे। अगर हाथ में विकट स्थिति नहीं होती, तो अमरवीर बहुत पहले ही गिर गया होता। स्थिति सुलझने के साथ और उनके दिल में कोई चिंता नहीं होने के कारण कोई स्वाभाविक रूप से खुद का समर्थन करना जारी रखने में असमर्थ होगा। जब वह उठा, तो अमरवीर ने खुद को एक अज्ञात बिस्तर में पाया। उनका शरीर चारों ओर दर्द कर रहा था। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और खुद को एक अत्यंत सुरुचिपूर्ण लेकिन साधारण कमरे में पाया, जिसमें ज्यादा फर्नीचर नहीं था और काफी एकांत जगह पर था। ये बिल्कुल कृष्णवात व्यापार केंद्र में सुकृति के घर जैसा था। उठने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जो शोर मचाया, उसने बाहर के लोगों को सतर्क कर दिया। इसलिए थोड़ी देर बाद सुमित ने भावनाओं से भरे चेहरे के साथ दरवाजा खोल दिया। ललित और अन्य लोग भी मौजूद थे और जैसे ही सुमित अंदर चला आया, उन सभी ने राहत में अमरवीर को देखा। ज्येष्ठ भ्राता अमर, आप कैसा महसूस करते हैं? सुमित ने उनका समर्थन करने के लिए चलते हुए पूछा। मैं अब ठीक हूं। अमरवीर ने अपनी वर्ल्ड क्यूई पर काम करना शुरू कर दिया और पाया कि कोई वास्तविक समस्या नहीं थी, उन्हें बस कुछ दिनों के लिए आराम करने की आवश्यकता थी। इस बार ज्येष्ठ भ्राता ने मुझे बचाया, सुमित, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सुमित ने कुछ अजीब तरह से जवाब दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अमरवीर ने जवाब दिया, उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। ओह हाँ, मेरे परिवार के बूढ़े भूत ने आपको ठीक होने और बेहतर खेती करने में मदद करने के लिए ये गोली दी है। सुमित ने 10 बोतलें निकाली और उन्हें बेडसाइड टेबल पर एक साथ रखा। द्वितीय गुरु, अमरवीर चकित थे, क्या ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। इस बार आपको भारी चोटें आईं, इसलिए आपको ठीक से आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। तो कनिष्ठ भ्राता, कृपया द्वितीय गुरु को मेरा धन्यवाद दें। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। सुमित ने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि उनके चेहरे पर क्रोध की एक लहर दिखाई दी। इस बार सुरेंद्र ने सोचा कि उन्होंने वास्तव में अमरवीर के साथ बुरा व्यवहार किया था, इसलिए यही कारण था कि उन्होंने उन्हें इतनी सारी अमर गोलियां भेंट की थीं। अगर कोषाध्यक्ष मेन का समय पर आगमन और प्रमुख गुरु के आदेश की घोषणा नहीं होती, तो उन्हें अमरवीर का बलिदान करना पड़ा होता। सुमित इस बात से नाराज थे कि चीजों को कैसे संभाला गया और विशेष रूप से अमरवीर को इतनी सारी गोलियां देना चाहते थे। ज्येष्ठ सुकृति के बारे में क्या? अमरवीर ने पूछा जब उन्होंने अपना सिर घुमाया। सुमित की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, उन्होंने पहले ही ललित और अन्य लोगों से अमरवीर के कारनामों के बारे में सुना था। उन्हें डर और सम्मान दोनों महसूस हुआ, क्योंकि जब से वह छोटे थे तब से अब तक सुकृति ने कभी भी एक बड़ी बहन की तरह महसूस नहीं किया था, बल्कि उनकी अपनी मां की तरह। सुकृति के सामने उन्होंने कभी भी एक भी गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस ज्येष्ठ भ्राता अमर को देखकर उनका साहस बड़े से परे था। उन्होंने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ने और ऐसे साहसी शब्द कहने की हिम्मत की। और बाद में उनकी इस बहन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने न केवल कुछ नहीं किया, उन्होंने वास्तव में उन्हें अपने घर में आराम करने की व्यवस्था की। कार्रवाई का ये तरीका बस अविश्वसनीय था। इन पिछले 2 दिनों के दौरान जब अमरवीर बेहोश थे, सुमित ने अपने दिमाग को मत डाला था। लेकिन वह अभी भी किसी भी व्यवहार्य सिद्धांतों के साथ नहीं आ सका। क्यों? वह ऐसा क्यों करेगी? ज्येष्ठ भ्राता अमर। सुमित ने एक गहरी सांस ली और अमरवीर की पीठ पर ताली बजाई। थोड़ी देर बाद सावधानी से अपने शब्दों पर विचार करते हुए उन्होंने अंत में कहा, दुख। प्राचीन काल से सुंदर फूल अक्सर पानी लीक करते थे और निर्दयी चीजें करते थे।
ज्येष्ठ भ्राता अमर, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अमरवीर चौंक गए और थोड़ी देर बाद ही वह एक सूखी हंसी निकालने में कामयाब रहे। वह जानते थे कि सुमित ने उन्हें गलत समझा था, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि इसे कैसे समझाएं और केवल पूछ सकते थे, वह कहाँ है। इस बार ये सब उनके महत्वपूर्ण समय पर आने और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद था कि वह ठीक थे, अन्यथा उन्हें उन अनुशासन कक्ष शिष्यों को लकड़ी के झोपड़े में मारने के लिए अपनी यांग तरल का उपयोग करने की आवश्यकता होती। लेकिन उन शिष्यों का सामना करते हुए उन्हें विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में आवश्यक हत्या के वार को अंजाम देने में सक्षम होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वह उस रास्ते पर चलते तो कोई ढील नहीं होती। जब उन्होंने आपको यहां बसाया तो वह कृष्णवात व्यापार केंद्र छोड़ गईं। सुमित ने जवाब दिया। जब ज्येष्ठ बहन गईं तो क्या उन्होंने कुछ कहा? अमरवीर थोड़ा संदिग्ध थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि सुकृति उनसे बात करना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए थे वे थोड़े अधिक थे। कुछ नहीं, सुमित ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। अमरवीर ने अंदर ही अंदर उनकी प्रशंसा की। ये ज्येष्ठ बहन वास्तव में प्रभावित नहीं हुई थी। जब यह उनकी प्रतिष्ठा और अखंडता से संबंधित था तो उन्होंने वास्तव में जटिलताओं के बारे में, सच्चाई के बारे में कुछ भी समझाने की परवाह नहीं की। ये शब्द कहने के बाद सुमित चले गए। बिस्तर पर लेटे हुए अमरवीर ने इस पर आगे विचार नहीं किया, क्योंकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी, इसके बारे में और सोचना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ही, सुमित उन अमर गोलियों को लाए। अब वह वास्तव में जाकर ये परीक्षण कर सकते थे कि उनका सिद्धांत सही था या नहीं। इन गोलियों के भीतर उनमें से आधी उपचार के लिए थी जबकि बाकी आधी खेती के लिए थी। उन्हें एक साथ जोड़ने पर उनका मूल्य छोटा नहीं था। अमरवीर ने पहले कुछ उपचार गोलियां लीं, फिर उन्होंने अपनी सत्य यांग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इसने गोलियों को भंग करने में मदद की और उन्हें अपने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने की अनुमति दी। ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन उपचार गोलियों का प्रभाव काफी अच्छा था। उन्होंने गोलियों को अपनी मेरिडियन के भीतर काम करते हुए महसूस किया और थोड़ी देर बाद वह अपने चोटों की स्थिति में एक आरामदायक भावना को बहते हुए महसूस कर सकते थे, जबकि दर्द की भावना सुस्त हो गई। लेकिन अमरवीर महसूस कर सकते थे कि उनके घावों को ठीक करने और उनके मेरिडियन में प्रवेश करने के अलावा ऊर्जा का एक हिस्सा उनकी हड्डियों में भी प्रवेश कर गया था। यह महसूस करते हुए अमरवीर की भौहें उठ गईं, क्योंकि उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि की। एक बार अपने अनुमान की पुष्टि करने के बाद अमरवीर ने पूरे दिन सभी प्रकार की गोलियां खाने में बिताया। अंतिम परिणाम स्पष्ट था, उनका स्वर्ण कंकाल वास्तव में अन्य प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, और केवल यांग प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा। इससे बहुत पहले कि वह प्रारंभिक तत्व चरण में टूट गया था, उन्होंने पहले ही यह परिकल्पना बना ली थी। ये केवल इतना था कि उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सत्य यांग रणनीति निस्संदेह एक विशेष और शक्तिशाली कौशल था, जो उन्हें यांग ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने की अनुमति देता था और जब लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था तो इसकी हत्या की शक्ति महान थी। लेकिन इस कौशल में एक बड़ी खामी थी, वह यह था कि इसकी खेती की स्थिति बहुत सख्त थी। खेती करने के लिए आपको एक यांग प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। मूल रूप से वह चिंतित थे कि वह पर्यावरण से प्रभावित होंगे, लेकिन अब उनके स्वर्ण कंकाल की हावी शक्ति के साथ उन्हें अब इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब यांग ऊर्जा थी, वह सत्य यांग रणनीति के साथ खेती करेंगे। जब कोई नहीं थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्वर्ण कंकाल पिकी नहीं था और सभी प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार करेगा। दोनों विकल्प उपलब्ध होने के साथ उन्हें अब अपनी खेती में बाधा डालने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी जब यांग ऊर्जा मौजूद नहीं थी। इस ऊर्जा को स्वर्ण कंकाल द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, और बाद में जब वह लड़ता है तो कंकाल बस ऊर्जा को वापस उन्हें दे देगा, जिससे उन्हें शक्ति मिलेगी। अमरवीर ने हल्के से महसूस किया कि उनके स्वर्ण कंकाल और सत्य यांग रणनीति के बीच कुछ अकथनीय संबंध था। लेकिन वह संबंध क्या था, वह बहुत स्पष्ट नहीं थे। जब तक अमरवीर ठीक हो गए और फिर से होश में आए, तब तक उन्हें काफी डर लगा। उनकी सूचना के बिना उन्होंने वास्तव में गोलियों की 5 बोतलें इस्तेमाल कर ली थीं। प्रत्येक बोतल में 10 गोलियां थीं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 50 गोलियां खा ली थीं। वे इतनी उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति इतनी सारी गोलियां खाता तो उनका शरीर इसे समर्थन करने में असमर्थ होगा। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक थे और उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं।
अंधेरे के भीतर उनकी आंखों के भीतर एक सुस्त रोशनी देखी जा सकती थी। बची हुई 7 से 8 विभिन्न प्रकार की गोलियों को देखते हुए उन्होंने एक पागल विचार सोचा। एक बार जब यह विचार बना तो वह इसे दबाने में असमर्थ थे। इस पर विचार करने के बाद अमरवीर ने अंत में जुआ खेलने का फैसला किया। एक बोतल उठाते हुए उन्होंने इसे खोला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपचार गोलियां थीं या खेती वाली। उन्होंने बोतल की पूरी सामग्री को अपने मुंह में डाल दिया। फिर उन्होंने एक और बोतल ली और इसे अपने मुंह में डाल दिया। एक बार जब सभी बोतलें खाली हो गईं, तो अमरवीर ने लापरवाही से अपने मुंह के अंदरूनी हिस्से को चाटा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस दृश्य को देखता तो वे अपनी पैंट गीली कर देते। हालांकि ये गोलियां जहरीली नहीं थीं, फिर भी आप उन्हें ऐसे नहीं खा सकते थे जैसे आप बीन्स खा रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि सभी दवाओं में जहर होता है, और कोई भी गोली क्यों न हो, हमेशा एक निचली रेखा होती थी। यदि आप इस सीमा को पार करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य, खेती और यहाँ तक कि आपकी नींव के लिए भी हानिकारक साबित होगा। लेकिन उस कम समय में अमरवीर ने वास्तव में 7 या 8 अलग अलग प्रकार की अमर गोलियां निगल लीं। अपने होठों को थपथपाते हुए अमरवीर ने महसूस किया कि उनका पेट विभिन्न प्रकार की कमजोर औषधीय ऊर्जा के टकराने से फूल रहा था और फट रहा था। थोड़ी देर बाद विभिन्न ऊर्जाएं एक साथ एक भयानक ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं। अमरवीर इसके लिए तैयार थे और तुरंत सत्य यांग रणनीति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। ऊर्जा एक बाढ़ वाले ड्रैगन के समान थी जो एक जाल से टूट गया था, उनके पेट में चारों ओर घूम रहा था। इससे अमरवीर हल्के से कराह उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पेट क्षेत्र फटा जा रहा है। सत्य यांग रणनीति की घूमने की गति इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, यह एक आकर्षण बल मौजूद होने जैसा था। 7-8 अलग अलग गोलियों से परिवर्तित ऊर्जा में एक प्रकार का आकर्षण बल था जिससे उन्हें धीरे धीरे उनके मेरिडियन में आत्मसात करने की अनुमति मिली। अमरवीर ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और परिश्रमपूर्वक अपनी स्थिति की निगरानी की। ये बाढ़ वाले ड्रैगन जैसी ऊर्जा उनके मेरिडियन में गुस्से में घूमती रही और उनकी वर्ल्ड क्यूई के साथ असंगत थी। हालांकि दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मिली, कोई बात नहीं, वे एक साथ फ्यूज नहीं होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मेरिडियन के भीतर दोनों ऊर्जाओं के बहने के रास्ते पूरी तरह से अलग थे। जबकि सत्य यांग वर्ल्ड क्यूई दक्षिणावर्त दिशा में बहती थी, विशाल अमर गोली ऊर्जा वामावर्त बहती थी। अमरवीर का शरीर अचानक उज्ज्वल हो गया, अचानक अंधेरा हो गया, और एक पल में ये चमकीला लाल हो गया। उनकी त्वचा का रंग बदलने के बाद हर मेरिडियन में ऐसा लगा जैसे हजारों कीड़े चारों ओर रेंग रहे थे। और एक ढोल बजाने वाली आवाज लगातार गूंजती रही। अगर कोई इसे देखता तो वे भयभीत हो जाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस विशाल मात्रा में ऊर्जा के भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे गायब हो गईं और बूंद बूंद करके, थोड़ी थोड़ी करके ऊर्जा उनकी हड्डियों में अवशोषित हो गई। स्वर्ण कंकाल किसी प्रकार के भूखे जानवर में बदल गया, मुंह भरकर अतिप्रवाह ऊर्जा को निगल रहा था। इस अत्यधिक दर्द के तहत अमरवीर की इंद्रियां अपने चरम पर थीं। ऐसा था जैसे उनके शरीर के भीतर आंखों की एक जोड़ी उगाई थी। इसने उन्हें सत्य यांग वर्ल्ड क्यूई के मिश्रण को देखने और ये देखने की अनुमति दी कि तूफानी गोली ऊर्जा का हर एक किनारा कैसे पिघला। हल्के से उन्हें कुछ एहसास हुआ। अमरवीर ने उन लड़ाइयों के बारे में सोचा जो उन्होंने पहले की थी, कैसे खून हर जगह उड़ गया, उन्हें कितना दर्द महसूस हुआ और उनकी खून की प्यासी वृत्ति। हर बार उनके दर्द के बाद उनकी अटल इच्छा शक्ति के साथ उनकी अपनी शक्ति तेजी से उस स्तर तक बढ़ जाएगी जिससे उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की अनुमति मिलेगी। यह विशेष रूप से 2 दिन पहले लकड़ी के झोपड़े में वन कारागार के बाहर 5 अनुशासन कक्ष शिष्यों के खिलाफ उस लड़ाई में था। उनकी खेती स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में बहुत अधिक थी। वह लड़ाई उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से छपी हुई थी। उनके खून के फिर से उबलने के साथ एक गर्म और परिचित भावना उनकी हड्डियों से बाहर आई। स्वर्ण कंकाल द्वारा अवशोषित ऊर्जा उन्हें वापस दे दी गई और क्षण भर के लिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दी गई। ये पर्याप्त नहीं था। अमरवीर ने महसूस किया कि वह अभी भी कुछ याद कर रहे थे और उस हिस्से के बिना वह कभी भी स्वर्ण कंकाल के रहस्यों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें अभी भी एक और सच्ची लड़ाई की आवश्यकता थी। इस बिंदु का एहसास करते हुए अमरवीर बिस्तर से कूद गए। मोटे सांसों के साथ तेजी से सांस लेते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और चारों ओर देखा और सीधे उनके विपरीत घर तक चले गए और इसे लात मारकर खोल दिया। अमरवीर ने अनुमान लगाया कि सुमित उस कमरे में रह रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने हरकत सुनी थी।
वह किसी को अच्छी लड़ाई के लिए ढूंढना चाहते थे और सुमित वह व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अमरवीर की आंखें एक साफ और स्पष्ट पीठ पर पड़ीं। जैसे ही वह अपनी चुनौती जारी करने वाले थे, उन्हें अपने शब्दों को निगलने के लिए मजबूर किया गया। चांदनी के नीचे, खिड़की के पास एक अत्यंत सुंदर और दिल को खींचने वाला दृश्य था। मलाईदार सफेद त्वचा, बर्फीली दृढ़ मांसपेशियां, उनकी पीठ पर विभिन्न वक्रों के चारों ओर बह रही थीं। ये दृश्य वास्तव में एक को मूल तक हिला दिया। अमरवीर की 3 कामुक इच्छाएं लगभग उड़ गईं। इस कमरे में वास्तव में कोई था, ये सुमित नहीं था जैसा कि अमरवीर ने कल्पना की थी, बल्कि सुकृति थी। कहानी। इस समय सान्विका केवल अपने अंतर्वस्त्रों में थी। उसकी दूध सी गोरी, सुडौल पीठ, एकदम गोल नितंब, लंबी और छरहरी टांगें, ये सब अमरवीर ने स्पष्ट रूप से देख लिया। रात का समय होने पर भी अमरवीर को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह पीठ इतनी पूर्ण रूप से वक्र थी और उसके चमकदार कंधों से एक मोहक सुगंध आ रही थी। वह संतुलित कमर एक जोड़ी एकदम गोल नितंबों पर टिकी थी, जो न तो बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे। इस पूरे दृश्य ने किसी भी व्यक्ति की नसें फुला दी हों और दिल की धड़कन बढ़ा दी हो। जो अंतर्वस्त्र उसके नितंबों से चिपके हुए थे, उन्होंने अमरवीर के दिल को और भी तेजी से धड़का दिया। उसकी त्वचा इतनी साफ और सफेद थी और उसके अंतर्वस्त्र भी सफेद थे, मानो उसका पूरा शरीर खुली किताब हो। शायद पीछे कुछ हलचल सुनकर, उसने तुरंत अपने सीने को एक हाथ से ढंक लिया और अपने शरीर को दरवाजे की ओर आधा घुमाया। दूसरे हाथ में एक सफेद नाइट गाउन था, ऐसा लगा कि वह कपड़े बदल ही रही थी। दोनों की आंखें हवा में मिलीं। अमरवीर चौंका, पर उसकी नजर नीचे सान्विका के भरे हुए सफेद सीने पर जाने से नहीं रुकी। दूसरी ओर, सान्विका क्रोध से कांप रही थी और उसकी आंखों में पल भर के लिए जानलेवा इरादे की चमक दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खून सी लाल आंखें देखी थीं। ये लाल आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह थीं, जिनमें लालच के संकेत थे, जो बिना किसी रोक टोक के उसके शरीर पर फिसल रही थीं। इतना ही नहीं, उस पुरुष की सांसें भी तेज चल रही थीं। कच कचाकच। सान्विका को केंद्र मानते हुए, बर्फ की एक चादर कमरे में चारों दिशाओं में तेजी से फैल गई। उसके गहरे लाल होंठ सट गए, उसकी आंखों में ठंडक भर गई। अमरवीर को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और पूरी गति से कमरे से बाहर भागा। उसकी गति बहुत तेज थी और 3 सांसों में ही वह कमरे से बाहर निकल चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह भागने के लिए एक साफ दिशा चुन पाता, उसके पीछे एक जोरदार टूटने की आवाज आई। घर के बीचों बीच एक बड़ा छेद बन गया था और छेद के अंदर से एक सफेद आकृति बाहर निकली। अमरवीर तक पहुंचते ही, वह उस ठंडे चेहरे पर क्रोध के निशान देख सकता था। अमरवीर तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया और बचाव की मुद्रा ले ली, ये सोचते हुए कि सब कुछ कैसे समझाया जाए। लेकिन सोचने पर, चाहे वह कुछ भी कहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लड़की जिसकी पीठ को इस तरह देखा गया हो, वह अपराधी को आसानी से नहीं छोड़ेगी। सान्विका ने कपड़े पहन लिए थे और वह ठंडे भाव से अमरवीर को देखती रही। हालांकि वह जानती थी कि अमरवीर ने शायद ये जानबूझकर नहीं किया होगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि वह गगन दुर्ग अकादमी के पास वाले घर में जाग जाएगा, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर सकती थी। इसे सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी ही कहा जा सकता था। लेकिन भले ही यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, सान्विका इस मामले को यूं ही नहीं जाने दे सकती थी। वह एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी, एक ऐसा स्पष्टीकरण जो उसके क्रोध को शांत कर सके। दुर्भाग्य से, वह पुरुष जो ठीक उसके सामने खड़ा था, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी वह खून सा लाल रंग थीं और वह बिना किसी कायरता या शर्म के खून की प्यास का एक भारी ओज फैला रहा था। ठीक है, तो मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हें पीटकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती हूँ। एक बर्फीला क्रिस्टल धीरे धीरे सान्विका की उंगलियों पर बना। फिर उसने अपनी उंगलियों को आगे की ओर झटका और वह बर्फीला क्रिस्टल अमरवीर की ओर उड़ गया। जैसे ही वह उड़ा, वह तेजी से आकार में बढ़ा और साथ ही तेज गति से घूमने लगा। जब तक वह अमरवीर तक पहुंचा, तब तक वह एक बड़ी परात के आकार का हो चुका था। अमरवीर ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अपनी अग्निपुंज ऊर्जा को सक्रिय करते हुए, उसकी मुट्ठी बर्फीले क्रिस्टल से टकराई। उसकी मुट्ठी में दर्द हुआ। सान्विका की यिन गुण वाली बर्फीली शक्ति और अमरवीर की यांग गुण वाली अग्निपुंज ऊर्जा टकराए और एक दूसरे को बेअसर कर दिया। जब मुख का परात के आकार के बर्फीले क्रिस्टल से जुड़ा, तो वह तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। 100, 100, 100।
बिखरा हुआ बर्फीला क्रिस्टल नुकीले बर्फ के टुकड़ों में बदल गया जिसने अमरवीर पर बमबारी कर दी। अमरवीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, इसलिए उसके शरीर पर 10 से अधिक घाव हो गए, जिससे खून बहने लगा। उसका पहले से ही घायल शरीर और भी अधिक क्षत विक्षत हो गया, और वह ढहने के कगार पर लग रहा था। अमरवीर ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अंदर के स्वर्ण कंकाल ने एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाई। जैसे ही वह गर्मजोशी फैली, उसने महसूस किया कि उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सान्विका की आंखों में सदमा देखा जा सकता था। उसने सोचा था कि उसकी यह चाल अमरवीर को बेहोश करने के लिए काफी होगी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी चाल का मुकाबला किया जाएगा। उसका शरीर लहराया, जैसे कि नश्वर लोगों के बीच उतरी हुई कोई अमर परी हो, और वह अमरवीर की ओर उड़ी। पलक झपकते ही, वह अमरवीर के कंधे के पास थी। एक बर्फीली ठंडक तुरंत उसके कंधे से फैल गई और उसने जल्दी से कुछ और कदम पीछे हटाए। देखने के लिए मुड़ते हुए अमरवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जब उसने देखा कि उसके कंधे पर बर्फ की एक परत जम रही थी, जो तेजी से बर्फ के क्रिस्टल बना रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अमरवीर ने अपने कंधे के चारों ओर के कपड़े फाड़ दिए और अपने कंधे पर लगाने के लिए तेज द्रव की एक बूंद बुलाई। हिस हिस। बर्फ जोर से हिसी, अमरवीर का कंधा जलते हुए लोहे के टुकड़े की तरह जल गया, क्षण भर के लिए तेज लाल हो गया। जो ठंडक फैल रही थी, वह तेज द्रव की बूंद से जल गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। सान्विका और भी स्तब्ध हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमरवीर अपनी बर्फीली ऊर्जा को पिघलाने के लिए इस तरह के अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल कर पाएगा। उसकी आंखों में पाला छा गया। सान्विका ने सहस्र शीतलहरें बुलाईं जो उसके चारों ओर उमड़ पड़ीं, उसके शरीर को बर्फ की परतों के भीतर छिपा दिया, क्योंकि वे अमरवीर की ओर घूम रही थीं। सहस्र शीतलहरें न केवल बर्फीले तूफान की तरह शानदार थीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी थीं। पल भर में अमरवीर बर्फ की लहरों से निगल लिया गया। हड्डी को भेद देने वाली ठंड ने उसके दिल को जमा दिया। हालांकि वह अग्निपुंज ऊर्जा का अभ्यास करता था, अमरवीर ने महसूस किया कि वह जल्द ही जम जाएगा और एक बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। वह जानता था कि यह सान्विका बहुत गुस्से में थी, हालांकि उसके हमलों में जानलेवा इरादा नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह उसे गंभीर रूप से सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि इस स्थिति ने अमरवीर को एक विचार दिया। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत उच्च स्तर का था, और वह जरा भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था, फिर भी वह इसका उपयोग अपनी खोजों का परीक्षण करने के लिए कर सकता था। ये प्रतिद्वंद्वी सौरभ से 1000 गुना बेहतर था। बर्फीले तूफान के भीतर, सान्विका ने लगातार हमला किया और अमरवीर पूरी तरह से अपना बचाव करने में असमर्थ था, हर वार से कराह रहा था। उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर रिस रही थी, जबकि उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, कड़वाहट से ठंडी हवा के आक्रमण से लड़ रहा था। इस दुविधा के बीच अमरवीर के विचार साफ होते गए और उसने वास्तव में प्रतिरोध के सभी रूपों को त्याग दिया और खुलकर सान्विका के हमलों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। इस हंगामे ने कई अन्य लोगों को जगा दिया था। सुरेंद्र प्रताप, जो दूसरे अकादमी प्रमुख थे, सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद सौरभ, ललित और बाकी लोगों को लेकर आया। अपने सामने का दृश्य देखकर आने वाले लोग अनजाने में गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सके। बर्फ हर जगह बेतहाशा उड़ रही थी। अमरवीर का ऊपरी शरीर नंगा दिखाई दे रहा था क्योंकि वह आंखें बंद करके स्थिर खड़ा था। वह वर्तमान में सान्विका के सभी हमलों को सह रहा था। उसका शरीर एक बहुत फटी हुई बोरी जैसा लग रहा था, जिस पर सान्विका बार बार वार कर रही थी। जैसे ही उसे मारा जा रहा था, उसका शरीर प्रभावों से हर जगह उड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जमीन को छू रहा है। हिस। सौरभ ने हवा में सांस छोड़ी। अमरवीर भाई ने सान्विका दीदी को कैसे उकसाया? हो सकता है कि सान्विका दीदी कुछ दिन पहले हुई बातों का बदला ले रही हों, ललित ने बड़े डर के साथ सुझाव दिया। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो सान्विका दीदी अपने स्वभाव के साथ बिना किसी कारण के अमरवीर भाई को क्यों पीटेंगी? हमारे बेचारे अमरवीर भाई, उनके घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी विपदा को न्योता दिया है। सान्विका दीदी के हमले बहुत क्रूर हैं। लोगों के समूह की सभी फुसफुसाहट सान्विका ने सुनी, उन्होंने केवल उसे और अधिक क्रोधित करने का काम किया। आज अमरवीर ने उसके शरीर को देखा था, जिसके कारण वह इस तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी। लेकिन उनके मुंह से ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटी सोच वाली खलनायिका थी, जो अपना बदला ले रही थी। सान्विका के हाथ और भी क्रूर हो गए। सुरेंद्र प्रताप अपनी आंखें सिकोड़कर अमरवीर को देख रहे थे, जिसकी पिटाई हो रही थी, और उन्होंने टिप्पणी की,
वह ऐसा लगता है जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। आपका क्या मतलब है? सौरभ नहीं समझा। सुरेंद्र प्रताप ने केवल धीरे से सिर हिलाया और आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। उनकी आंखों में, हालांकि अमरवीर बहुत दयनीय था, वह बता सकते थे कि वह वर्तमान में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ एक मानसिक समझ हो सकती थी या यह एक मार्शल कौशल हो सकता था। ठंडी हवा के उस बर्फीले तूफान के भीतर लिपटा हुआ, ठंड के कारण कांपता हुआ जो उसे उसके शरीर के मूल तक छेद रहा था, वह अपने मूल के भीतर एक ज्वलंत गर्म ऊर्जा को अपनी गर्मी फैलाते हुए देख सकता था। जब यह उग्र ऊर्जा बाहर की ओर फूटती है, तो शायद वह एक नए स्तर में कदम रख पाएगा। अगर वह सफल होता है, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य नहीं होंगी। सुरेंद्र प्रताप ने वास्तव में कभी भी एक मार्शल व्यवसायी को नहीं देखा था जो ऐसी दयनीय स्थिति में होते हुए भी वास्तव में ज्ञान की इतनी गहरी स्थिति में प्रवेश कर पाएगा। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। दादाजी, मुझे डर है कि अगर सान्विका दीदी इसी तरह जारी रही, तो अमरवीर भाई मर जाएंगे, सौरभ ने जोर से चिल्लाया। सुरेंद्र प्रताप ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सान्विका अपने हमलों की ताकत को नियंत्रित करना जानती है, और उसके हमलों के भीतर कोई जानलेवा हमला नहीं है। आखिरकार, वह अमरवीर का जीवन नहीं चाहती। ये बयान समाप्त करते हुए उसने फिर फुसफुसाया, अजीब। सान्विका उसे इस तरह क्यों सजा देगी? अगर सुरेंद्र प्रताप परिपक्व और परिष्कृत नहीं होते, तो वह निश्चित रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होते कि सान्विका और अमरवीर के बीच अभी क्या हुआ था। जब बर्फीला तूफान शांत हुआ, तो सान्विका हवा में तैरती रही, जबकि अमरवीर जमीन की ओर गिरा। उसका पूरा शरीर हर जगह से क्षत विक्षत था, उसके कपड़े फटे हुए थे और जहां उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी, वहां तुषार दंश फ्रॉस्ट बाइट के निशान थे। जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था, अमरवीर ने अचानक एक पलटा मारा और जमीन पर मजबूती से उतरा और चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। तारों की रोशनी में सान्विका के सफेद कपड़े रात की हवा के साथ फड़फड़ा रहे थे। वह एक परी की तरह थी जो पूर्णिमा के साथ उतर रही थी जो उसके पीछे लटकी हुई थी। उसकी शानदार और साफ आभा ने लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के अधिक विनम्र बना दिया। कच कचा कच सभी दिशाओं से सुना जा सकता था क्योंकि अमरवीर के पूरे शरीर पर बर्फ जमना शुरू हो गई थी। जल्द ही वह एक विशाल बर्फ का ब्लॉक बन गया था। बर्फ के ब्लॉक का चिकनापन स्पष्ट था, ये कांच की तरह भी साफ था। यह इतना साफ था कि अमरवीर के बाल का हर एक किनारा देखा जा सकता था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर उसका रवैया और भावनाएं भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। सान्विका ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल रहस्यमय तरीके से अमरवीर को देखने के लिए मुड़ी और फिर मुड़कर अपने कमरे में लौट आई। उसके जाने का दृश्य अमरवीर ने स्पष्ट रूप से देखा था। उसकी देखभाल करो, एक बार जब वह बर्फ से आज़ाद हो जाएगा तो यह उसकी सफलता की शुरुआत होगी। सुरेंद्र प्रताप ने गंभीरता से सौरभ से कहा। सौरभ इतना घबराया हुआ था कि उसे पसीना आने लगा। दादाजी, अमरवीर भाई जमकर मर तो नहीं जाएंगे, है ना? सुरेंद्र प्रताप धीरे से हंसे, वह नहीं मरेगा, यह उसका सौभाग्य है। सौरभ को आश्वस्त करने के बाद वह मुड़े और चले गए। तभी सौरभ का समूह चुपचाप और धीरे से अमरवीर वाले बर्फ के ब्लॉक के पास गया। उनमें से हर एक ने उस विशाल बर्फ के ब्लॉक को घेर लिया, उस पर थपथपाया। लेकिन सान्विका की बर्फ कला की समझ के साथ, क्या वे इसे तोड़ पाएंगे? ये बुरा है, ये बुरा है। अमरवीर भाई पहले से ही घायल हैं और अब जब वह जम गए हैं, मुझे डर है कि उनका अंग भी जम सकता है और गिर सकता है। ये कैसे अच्छा है? परमजीत ने बिना किसी फिल्टर के कहा, इसलिए जैसे ही उसने ये सोचा उसने कह दिया। सौरभ ने उसे घूर कर देखा। क्या तुमने मेरे दादाजी को ये कहते हुए नहीं सुना, यह अमरवीर भाई का सौभाग्य है? सब लोग हिलना मत, अगर यह बर्फ टूटती है और अमरवीर को चोट पहुंचाती है, तो यह अच्छा नहीं होगा। हम बस यहाँ पहरा देंगे। हाँ, लोगों के समूह ने एक सुर में कहा। रात की 5वीं घंटी बजने तक वर्तमान समय में सुबह 3-5 बजे पहरा देते रहे। बर्फ के ब्लॉक से अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी और अमरवीर जीवित मृत की तरह उसमें रहा। उसकी सांसें उथली थीं, वह केवल उसी जगह को देखता रहा जहां सान्विका गायब हो गई थी। सौरभ के समूह ने कुछ देर स्थिति पर विचार किया और फिर अमरवीर की रखवाली के लिए 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपने काम पर लौट गए। ये पूरे 3 दिनों तक जारी रहा। एक छोटी अटारी के भीतर एक बड़ा बर्फ का ब्लॉक था और उसके अंदर एक जीवित व्यक्ति था। इसे देखते हुए, ये जितना अजीब हो सकता था उतना ही अजीब था। इन पिछले 3 दिनों के दौरान, उन्होंने अनगिनत बार अपनी पालियों को घुमाया था, फिर भी बर्फ ने टूटने के कोई संकेत नहीं दिखाए।
इससे समूह इतना चिंतित हो गया कि उनके होठों पर छाले पड़ गए। इन 3 दिनों के दौरान अमरवीर ने समय के प्रवाह को महसूस नहीं किया। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं, वह कुछ भी नहीं देख सकता था। उसका सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझने पर था। अपनी हड्डियों के भीतर की ऊर्जा को महसूस करना, उस अटूट गर्मी को महसूस करना जो ऊर्जा अपने साथ लाती थी, और यह महसूस करना कि वह गर्मी हर बार उसकी ताकत को कैसे बढ़ाएगी। जो बर्फ सान्विका ने उसके लिए छोड़ी थी, उसने उसे जो कुछ भी हो रहा था, उसे सटीक रूप से समझने के लिए एकदम सही जगह प्रदान की। छोड़े गए बर्फ के ब्लॉक के भीतर समाहित ऊर्जा लगातार ठंडी हवा छोड़ रही थी जो उसे उसके मूल तक व्याप्त कर रही थी। ये ठंड कुछ ऐसी थी जिसका वर्तमान अमरवीर विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन वह हर बार विरोध करने में कामयाब रहा। हर बार वह स्वर्ण कंकाल के रहस्यमय गुणों पर निर्भर रहा। सैकड़ों बार, हजारों बार विरोध करने से अमरवीर को स्वर्ण कंकाल के रहस्यों को समझने में मदद मिली और यह उसकी क्षमताओं को क्यों बढ़ा सकता था। उसके शरीर के भीतर एक छोटी सी लौ गर्म और गर्म जलना शुरू हो गई थी, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक उसने अंततः ये नहीं समझा कि क्या हो रहा था। ये लौ शांति से जलती रही, जब तक कि उसने अंततः अमरवीर के शरीर से गर्मी की लहरें बाहर भेजना शुरू नहीं कर दिया। टूटने की आवाज गूंज उठी। सौरभ और ललित, जो वर्तमान में पहरे की पाली पर थे, चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना सिर घुमाया। उन्होंने केवल बर्फ के ब्लॉक पर हर जगह छोटे अनगिनत दरारें दिखाई दी, जिसमें दरारें एक मकड़ी के जाल के तारों जैसी थीं। अमरवीर भाई बाहर आने वाले हैं, सौरभ ने उत्साह और निश्चितता के साथ चिल्लाया। निश्चित रूप से, जैसे ही उसने वे शब्द कहे, बर्फ का ब्लॉक फट गया और टुकड़े रोशनी में पिघल गए इससे पहले कि वे गायब हो जाते। अमरवीर अपनी पिछली स्थिति में खड़ा रहा, उसका खून से सना हुआ ऊपरी शरीर नंगा दिख रहा था, थोड़ा कमजोर, लेकिन उसकी भौहें तन गई थीं, जो ये दिखा रहा था कि वह अभी भी गहरे विचार में था। सौरभ और ललित ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे चुपचाप किनारे पर इंतजार करते रहे। पूरे आधे घंटे के बाद अमरवीर का चिंतित रूप गायब हो गया और उसने एक हर्षित स्वर में कहा, चून कि ऐसा है, मैं तुम्हें अटूट संकल्प कहूंगा। अटूट संकल्प वह चीज थी जिसकी समझ अमरवीर ने इन 3 दिनों के दौरान हासिल की थी। यह मार्शल कौशल ऐसा नहीं था जिसका उपयोग आप हमला करने के लिए कर सकते थे, बल्कि एक ऐसा था जिसने किसी के शरीर को मजबूत करने में मदद की। ये वह कौशल था जो उसने स्वर्ण कंकाल से सीखा था, इसलिए ये कौशल कंकाल से निकटता से संबंधित था। केवल जब किसी में एक अटूट भावना होती है, किसी भी विरोधी के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं होता है, तो वे इस प्रकार के कौशल को अनलॉक करने में सक्षम होंगे। जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, स्वर्ण कंकाल उसे अस्थायी रूप से अपनी ताकत और लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा देगा। हालांकि पहले वह अनजाने में इस अटूट संकल्प कौशल को सक्रिय कर रहा था, उसे इसकी कोई समझ नहीं थी। इस प्रकार के मार्शल कौशल के साथ एक बड़ा अंतर होता है जो एक बार समझा जाता है। दूसरे शब्दों में, वह अब कह सकता था कि उसने इस गुप्त कौशल को पूरी तरह से अपने हाथों से पकड़ लिया था। इसे ये भी कहा जा सकता है कि यह उसके लिए एक विशेष कौशल था। यह अब पहले जैसा नहीं था, जब वह लड़ाई में होता है और या चोटें प्राप्त करता है, तो उसे अब कौशल को सक्रिय करने के लिए अपनी जिद्दीपन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी थी, अमरवीर अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ण कंकाल के भीतर अभी भी रहस्य छिपे हुए थे। फिर भी चूंकि वह उन्हें नहीं देख सका, वह उन पर दावा नहीं कर सका, इस प्रकार वह पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। दिन लंबे हैं, और किसी को एक खोए हुए घंटे के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए, अमरवीर ने खुद को दिलासा दिया। केवल जब अमरवीर हिलना शुरू कर दिया, तो सौरभ और ललित उसके पास गए, चिंतित होकर पूछा, अमरवीर भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अमरवीर ने अपने अंगों को घुमाया और पाया कि उसके सभी पिछले घाव ठीक हो गए थे। मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद करूंगा, नहीं तो अगर सान्विका दीदी ने तुम्हें फिर से देखा, तो मुझे डर है कि वह तुम्हें फिर से पीट सकती हैं, सौरभ ने कहा, उसकी आवाज चिंता से भरी थी। लाइक और सब्सक्राइब करें, अगला सफर सिर्फ नॉवल ऑफ वर्ल्ड पर। थैंक यू।